हेलो क्लास 9th आईसीएसई स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो सेलिना पब्लिकेशन की बुक है कॉन्साइज बायोलॉजी। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया है पॉइंट 11.1 वाई द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और किस लिए इसकी ज़रूरत है, डाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने करी, इन एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स भी देखा। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। माउथ के बारे में पढ़ा था, स्पेशली हमने लिप्स टंग्स के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर टीथ, जो डेंटिशन होता है उसके बारे में पढ़ा था कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या रोल है। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी इस डायग्राम के थ्रू कंप्लीट किया था। जो हमारा डेंटल फार्मूला है उसको भी स्टडी किया था, तो यहाँ तक ये टॉपिक कवर हो गया था। साथ साथ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ को भी पढ़ लिया था, मेन पार्ट्स जो होते हैं टूथ के वो भी कर लिया था। ठीक है, आज जो पार्ट सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको सलाइवरी ग्लैंड्स, और हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे चैप्टर को आज कवर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द सलाइवरी ग्लैंड्स। आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और जब खाना मुंह में आता है तो मुंह में जो सलाइवा होता है वो खाने में मिक्स हो जाता है। जो सलाइवा यानी कि थूक जिसे कहते हैं, ये खाने को सॉफ्ट करने में तो हेल्प करता ही है, साथ में जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं माउथ में और इनका क्या रोल है डाइजेशन के प्रोसेस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड्स, द सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवा होता है, जो थूक जिसको हम कहते हैं, वो जो सीक्रेट होता है वो 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारे मुंह के अंदर, उनके द्वारा होता है। ये इनका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, दीज आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ एंड बीनीथ ईच ईयर। दोनों कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड रहते हैं। नेक्स्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लाइंग क्लोज टू द इनर साइड ऑफ द लोअर जॉ ऑन ईच साइड। जो लोअर जॉ होता है उसके दोनों तरफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो टंग के नीचे होता है। डायग्राम के थ्रू हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये तो तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये तीनों लोग दिखा रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो कान के पास होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो नीचे जॉ के पास होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के नीचे होता है। ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। नाउ डक्ट्स फ्रॉम ईच ग्लैंड ट्रांसपोर्ट द सीक्रेट सलाइवा इनटू द माउथ। क्या होता है, इन जो ये तीनों ग्लैंड्स होते हैं इनमें से डक्ट्स यानी कि नलियाँ निकली रहती हैं, और इन नलियों के द्वारा सलाइवा मुंह में आता है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सलाइवा कीप सीक्रेटिंग एट ऑल टाइम्स। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सलाइवा हर वक्त निकलता रहता है। ठीक है ना, जब आप खाना खा रहे हो, नहीं भी खा रहे हो, तो भी आप देखना कि आपका जो माउथ होता है वो अंदर से वेट रहता है, ड्राई नहीं रहता है। ठीक है, कभी कभी कि खाने की खुशबू से या खाने के बारे में सोच के ही हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सलाइवा सीक्रेट करते हैं। जब हम कहते हैं अरे वाह मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, मतलब क्या हो गया कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये स्टिमुलेट हो गया और इन्होंने सलाइवा सीक्रेट किया। तो सलाइवा को सीक्रेट करने के लिए 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इनका नाम याद रखिए और इनकी लोकेशन याद रखिए। While eating the salivary flow is considerably increased। जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा का जो सीक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। Sometimes even the sight, smell or just a thought of tasty food can cause an increased flow of saliva resulting in watering of the mouth। जैसे मैंने बोला, कभी कभी सिर्फ खाना देखकर या उसकी खुशबू से ही, या जब सिर्फ टेस्टी खाने के बारे में सोच के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। हाउ मच सलाइवा यू नॉर्मली प्रोड्यूस एवरी डे। तो दिन में लगभग कितना सलाइवा सीक्रेट होता है? अबाउट 1000 to 1500 ml, इनफ टू फिल 5 to 7 empty bottles ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक। तो सोचो इतना सलाइवा डेली बेसिस पे हमारे माउथ में सीक्रेट होता है। करीब 1000 से लेके 1500 ml तक डेली सीक्रेट होता है। मैं यानी कि 5 से 7 तुम्हारी एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स फिल कर सकते हो, इतना सलाइवा सीक्रेट होता है। कैन यू गैस वेयर ऑल दिस गोज।
तो ये सलाइवा जाता कहाँ है? तो ये सलाइवा कहाँ जाता है? जब हम खाना खाते हैं तो ये सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। याद रखो, सलाइवा इज़ वेरी स्लाइटली एसिडिक, pH इसका 6.8 होता है। फ्लूइड कंटेनिंग वाटर अबाउट 99%, सॉल्ट, म्यूकस एंड एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखो। जो सलाइवा होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका pH 6.8 होता है, ठीक है ना। और सलाइवा में 99% तो वाटर होता है, इसके अलावा 1% में सॉल्ट, म्यूकस और एंजाइम आ जाता है। कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है पूछा जाएगा, तो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये जो 3 लाइन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सलाइवा का pH एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है सलाइवा, इसका pH 6.8 है, 99% इसमें वाटर है, बाकी सॉल्ट, म्यूकस और एंजाइम है। और एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। फंक्शन क्या है सलाइवा का, ये भी इंपॉर्टेंट है। Moistens and lubricates the inner lining of mouth cavity and surface of the tongue to facilitate speaking and swallowing. तो क्या काम है सलाइवा का? पहला फंक्शन है कि हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग है इसको मॉइस्ट रखता है और ये टंग की सरफेस को मॉइस्ट रखता है और साथ में फैसिलिटेट करता है बोलते वक्त और खाने को गुटकने में, ठीक है ना, सॉलो करने में। Moistens and lubricates the inner lining of mouth cavity and the surface of the tongue to facilitate speaking and swallowing. तो ये हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग है और टंग की जो सरफेस है उसको मॉइस्चर देता है ताकि बोलने में और खाने को सॉलो करने में हेल्प करे। नेक्स्ट फंक्शन जो सलाइवा का होता है, मॉइस्चर्स एंड लुब्रिकेट्स फूड्स विच अगेन हेल्प्स इन सॉलोइंग। जब हम खाना खाते हैं तो ये सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसको मॉइस्चर उसमें ऐड कर देता है, जिसकी वजह से खाने में लुब्रिकेशन आ जाता है और खाने को सॉलो करने में आसान होता है। वो खाना हमारे गले में अटकता नहीं है ना। जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो आराम से आप उसको सॉलो कर लेते हो, गटक लेते हो, आपके कहीं पर वो अटकता नहीं है खाना। थर्ड, एक्ट एज अ सॉल्वेंट डिजॉल्विंग सम फूड पार्टिकल्स टू स्टिमुलेट टेस्ट बर्ड्स ऑफ द टंग। अच्छा, सलाइवा एक सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करता है। फूड में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं सलाइवा की मदद से, जिसकी वजह से हमको खाने का टेस्ट पता चलता है टंग में, है ना। जब फूड पार्टिकल डिजॉल्व होंगे तब हमारे जो टंग में जो सेंसरी बर्ड्स होती हैं वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करती हैं कि हमने कैसा खाना खाया है, खट्टा, मीठा, मतलब बेसिकली उस खाने का स्वाद क्या है। तो उस खाने का स्वाद भी कब आता है? जब खाना सलाइवा के द्वारा डिज़ोल्व होता है और टेस्ट बर्ड फिर इसको टेस्ट करती हैं कि इसका स्वाद क्या है। नेक्स्ट फंक्शन जो सलाइवा का है, हेल्प्स फूड पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बोलर्स सो दैट दे कैन बी सॉलोड इन अ मास। जो पूरा खाना जब हम मुंह में खाते हैं, कभी देखना मुंह में खाना खा के फिर उसको बाहर निकाल के देखना, तो जो वो एकदम से लुगदी सी बन जाती है, चबा हुआ खाना होता है, गीला गीला सा खाना होता है, आधा चबा आधा सॉफ्ट सा खाना होता है। इसको जो मुंह के अंदर चबा हुआ खाना है इसको हम बोलर्स कहते हैं। ये टर्म याद रखना, क्योंकि पेट में जो हाफ डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको हम दूसरे टर्म काइम बोलते हैं, जबकि जो मुंह में जो खाना होता है, आधा चबा हुआ खाना जो होता है जो सलाइवा से मिक्स हो चुका है, उसको बोलर्स कहते हैं। तो इस बोलर्स टर्म को याद रखना, ठीक है ना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो हेल्प्स फूड पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बोलर्स सो दैट दे कैन बी सॉलोड इन अ मास। तो फूड पार्टिकल्स को एक दूसरे में स्टिक करके बोलर्स बना देता है ताकि पूरा का पूरा खाना एक बार में अंदर गुटक जाए, ठीक है, सॉलो हो जाए। तो ये फंक्शंस है कि पहला है कि सलाइवा हेल्प करता है बोलने में और खाने को सॉलो करने में। सेकेंड, फूड को लुब्रिकेट करता है जिसमें सॉलिंग में मदद मिलती है। थर्ड फंक्शन है एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से जो टंग की टेस्ट बर्ड्स हैं वो एक्टिव होकर इसको टेस्ट कर पाती हैं फूड को। और चौथा है फूड पार्टिकल्स को आपस में इकट्ठा करके बोलस बना देता है ताकि पूरा का पूरा एक बार में खाना अंदर चला जाए। नेक्स्ट जो फंक्शन है सलाइवा का वो है डाइजेस्ट स्टार्च। इट्स एंजाइम टाइलिन अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको याद रखना है आपको।
जो सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है वो सलाइवरी एमाइलेज कहलाता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन का काम क्या होता है, खाने में जो भी स्टार्च होता है उसको वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है जबकि माल्टोज डाइसेक्राइड है ना। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और डाइसेक्राइड क्या होता है, जो 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जब हमारे खाने में कुछ भी स्टार्च है, जैसे तुमने आलू खाया या चावल खाया, इसमें स्टार्च होता है, तो इसके ऊपर आपका ये जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये खाने के साथ मिक्स हो जाता है और खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पहले तो ये पूछ लेते हैं कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा, या तो आप लिखोगे सलाइवरी एमाइलेज या उसका दूसरा नाम टाइलिन लिखोगे। फिर ये पूछा जाता है कि भाई ये किस चीज़ को किस में बदलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइलिन है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दिस एक्सप्लेन वाई इफ़ बॉइल्ड राइस इज च्यूड वेरी वेल इट बिगिंस टू टेस्ट स्वीट। इसलिए क्या होता है, जब हम पके हुए चावल को बहुत बार चबा चबा के खाते हैं, अच्छे चबा के खाते हैं, तो थोड़ी देर में हमें वो चावल स्वीट सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चावल में स्टार्च होता है और वो जो राइस होता है उसमें स्टार्च होता है, और ये टाइलिन के कांटेक्ट में आने की वजह से ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। माल्टोज क्या है, एक प्रकार की शुगर है जो डाइसैक्राइड है, यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्वीट टेस्ट होता है। जब हम बॉइल्ड राइस को बहुत अच्छे से चू करते हैं तो थोड़ी देर में वो हमको मीठा सा स्वाद देने लगता है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन क्या है सलाइवा का, क्लीन्स द माउथ एंड टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। हाँ, और जो सलाइवा क्या होता है वो मुंह को साफ रखता है, और जितने भी जर्म्स मुंह में आ जाते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और दांतों को सड़ाने से बचाता है। कभी कभी देखना, जब आपको जुकाम होता है और आपकी नाक बंद होती है और आप मुंह खोल के सांस लेते हो और ऐसे ही सोते रहते हो, तो आपका मुंह जो होता है सूख जाता है, राइट। तो एक तो खराश आ जाती है, वो अलग है, और आपके मुंह से बदबू आती है। क्यों बदबू आती है? क्योंकि सलाइवा सूख जाता है तो हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल आती है, राइट। तो आपका सलाइवा का एक नेक्स्ट फंक्शन ये भी है कि ये माउथ को साफ रखता है और जो भी जर्म्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। नेक्स्ट फंक्शन है ड्राइनेस इन माउथ ड्यू टू लेस वाटर इन सलाइवा गिव्स अ फीलिंग ऑफ थर्स्ट to replenish body water. The saliva aids in water balance in the body. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सलाइवा का वो ये है कि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि जब सलाइवा जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा मुंह सूखने लगता है और हमको प्यास थर्स्ट जो है प्यास का एहसास होता है, जिससे हम पानी पीते हैं, है ना। तो क्या होगा, जब आप पानी कम पियोगे तो कम सलाइवा बनेगा, जब कम सलाइवा बनेगा तो आपका मुंह सूखने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा तो आपको लगेगा प्यास लग रही है और आप पानी पियोगे, ठीक है। तो इस तरीके से सलाइवा वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है। तो ये मेन फंक्शन थे सलाइवा का, इनको ध्यान देना। ये पूछा जाएगा, स्पेशली पीएच याद रखना कि सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है। दूसरा आप याद रखना कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तीसरा, टाइलिन का क्या फंक्शन है, ये स्टार्च को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। नेक्स्ट, सॉलोइंग एंड पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान से उसको आप समझो कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। देन सॉलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस। इन सॉलिंग देयर आर सेवरल साइमल्टेनियस एक्शन। जब आप सॉलो करते हो, खाने को अंदर गुटकते हो, तो कौन कौन से एक्शन होते हैं। फर्स्ट, द टंग प्रेसेस upward and back against the roof of the mouth and this forces the ball of chewed food into the throat or the pharynx. जब आप सॉलो करते हो तो क्या करते हैं, जो टंग होती है वो ऊपर की तरफ प्रेस होती है और बैक की तरफ अगेंस्ट द रूफ, ये पैलेट ऑफ द, आपको पता है ना, मुंह के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको पैलेट कहते हैं, ठीक है। अपर पैलेट कहलाता है, नीचे वाला जहाँ पर टंग अटैच रहती है उसको लोअर पैलेट कहते हैं। तो जब आप खाना को सॉलो करते हो, गुटकते हो, तो आपकी जो टंग होती है वो ऊपर और पीछे की तरफ जाके प्रेस हो जाती है, और जो आपको जो खाना है, जो आधा चबा हुआ फूड है, जो च्यूड फूड की जो बॉल बन गई है, इसको हम बोलस कहते हैं, वो धीरे से आपके थ्रोट या फैरिंग्स में पास ऑन होती है, राइट। तो द टंग प्रेसेस अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ पैलेट ऑफ द माउथ एंड दिस फोर्सेस द बोलस द बॉल ऑफ च्यूड फूड इनटू द थ्रोट और द फैरिंग्स, ठीक है। इस तरीके से खाना आपके थ्रोट में या फैरिंग्स में एंटर कर जाता है।
The back part of the roof of the mouth cavity, soft palate, closes the opening between the throat and the nasal passage. और जो आपका जो बैक पार्ट होता है, जो रूफ, जो माउथ के रूफ का जो पिछला हिस्सा होता है, इसको हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, ये ओपनिंग को क्लोज कर देता है. जो थ्रोट और नेसल पैसेज के बीच में जो ओपनिंग है उसे क्लोज कर देता है, ताकि आपका खाना नेसल पैसेज में ना जाए, आपका खाना थ्रोट में या फैरिंग्स में जाए. ठीक है, तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो आपके पीछे की जो माउथ कैविटी है उसको क्लोज कर देता है, ताकि खाना आपके नेसल पैसेज में ना जाए. लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, विच इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द विंड पाइप, इज पुल्ड अपवर्ड टू ब्रिंग इट क्लोज टू द बैक ऑफ द टंग when a flap called epiglottis closes its opening. Thus the only passage available to the solid food is that of the gut or esophagus. आपको पता है कि जो विंड पाइप है, मतलब जो ट्रैकिया है, उसी के साथ साथ आपका क्या हो जाता है, ये ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप जाता है. जब आप खाना खाते हो तो आपका जो खाना है वो सीधे आपके फूड पाइप पे जाए, ट्रैकिया में एंटर ना कर रहे. इसके लिए क्या होता है कि आपके जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. जब आपका खाना फैरिंग्स से होते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है फूड पाइप में, तो आपके जो ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस होता है, वो ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से आपका फूड उधर ना जाता है. द लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स विच इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द विंड पाइप इज पुल्ड अपवर्ड. जो वॉइस बॉक्स, जो लैरिंग्स है, जो विंड पाइप के एंट्रेंस पे है, वो ऊपर की तरफ जाता है टू ब्रिंग इट क्लोज टू द बैक ऑफ द टंग, ताकि टंग के पीछे के पास आ जाए. When a flap called epiglottis closes its opening, और ये जो epiglottis होता है ये विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज कर देता है. Thus the only passage available to the solid food is that of the gullet or esophagus, ताकि खाने के पास सिर्फ एक ही ओपनिंग मिले, जिसको हम गलेट या ईसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं. तो खाना आपका ट्रैकिया में नहीं जाके सीधे फूड पाइप में ही जाए. इसलिए बोलते हैं खाते वक्त आप बोलिए मत, क्योंकि खाते वक्त जब हम बात करते हैं तो हमारा जो एपिग्लॉटिस होता है ये ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी खाना आपका ईसोफेगस में जाने की जगह कहाँ चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है, और आपको फंदा लग जाता है और आप खांसने लगते हो. ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से खाना सॉलो हो रहा है. नाउ once the food reaches the esophagus, it is conducted behind by a special movement called peristalsis. ठीक है, अब आपका खाना मुंह से होते हुए, ठीक है, इसको कैसे देख रहे, आप देख रहे हो कि मुंह से होते हुए, ये यहाँ से मुंह से होते हुए ये आपका एपिग्लॉटिस पे खाना आ गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये माउथ से एंटर हुआ खाना और ये आपका एपिग्लॉटिस में आ गया. यहाँ पे जो ट्रैकिया था वो तो एपिग्लॉटिस से क्लोज था ट्रैकिया, तो खाना आपका माउथ से होते हुए फैरिंग्स में आया, फैरिंग्स से फिर ये आपका ईसोफेगस में आ गया. ठीक है, जिसको हम फूड पाइप, ईसोफेगस बोलो, फूड पाइप बोलो, है ना, तो ये या गलट बोलो, ये एक ही चीज़ है, डोंट गेट कन्फ्यूज. ठीक है, गलट, ईसोफेगस या फूड पाइप ये एक ही चीज़ है. आपका खाना मुंह से फिर इसी फूड पाइप के अंदर आएगा. वंस द फूड रीचेज द ईसोफेगस, इट इज़ कंडक्टेड बिहाइंड बाय ए स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. एक बार खाना ईसोफेगस में आ गया, अब आगे जो स्टमक में जाना पड़ेगा खाना, या आगे इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा खाना, एक स्पेशल टाइप के मूवमेंट की मदद से जाता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. इसकी डेफिनेशन आप याद रखना. पेरिस्टाल्सिस इज द वेव ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय द सर्कुलर मसल्स ऑफ द गट पुशिंग द फूड अलॉन्ग. क्या होता है पेरिस्टाल्सिस? एक वेव लाइक मोशन होता है. बताइए क्या होता है, बार बार जो आपकी जो गट की जो मसल्स होती हैं, यानी कि इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती है, बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, क्योंकि सर्कुलर मसल से बनती है. जब बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो खाना है वो आपके आगे की तरफ ऐसे धीरे धीरे पुश होता जाता है. ठीक है, जैसे आप बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी तो खाना आपका ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा आना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे स्टमक में भी ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है तो खाना आगे की तरफ वो जाता है. इसी तरीके से वो इंटेस्टाइन में भी फंक्शन करता है. राइट, तो पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन क्या है? पेरिस्टाल्सिस द वेव ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज्ड बाय द सर्कुलर मसल्स ऑफ द गट पुशिंग द फूड अलॉन्ग. पेरिस्टाल्सिस एक वेव, एक लहर है कॉन्स्ट्रिक्शंस की, जो कि सर्कुलर मसल्स द्वारा होती है. पूरी जो गट होती है, पूरी इंटेस्टाइन जो होती है, उसमें सर्कुलर मसल्स होती हैं जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से एक वेव क्रिएट होती है. उस वेव को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और इसकी मदद से धीरे धीरे खाना आपका आगे की तरफ खिसकता चला जाता है. एज द वेव पासिस द सर्कुलर मसल्स रिलैक्स. जैसे ये वेव आगे की तरफ बढ़ जाती है, पीछे वाली जो सर्कुलर मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है. ठीक है, फिर वो वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो खाने को आगे पुश करेगी, फिर ये रिलैक्स हो जाएगी, वो आगे पहुँच जाएगी. इस तरीके से वेव एक क्रिएट हो जाती है.
पेरिस्टालसिस अकर्स थ्रू ऑल रीजन्स ऑफ द गट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपको गट के पूरे रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी तरीके से खाना आपका इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है, ठीक है। पूरा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है इसमें खाना पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही आगे सरकता है। म्यूकस सीक्रेटेड बाय ऑल द रीजन ऑफ द गट इज अ स्लाइमी फ्लूइड विच लुब्रिकेट्स द फूड। ये भी याद रखो, आपके पूरे इंटेस्टाइन में जो पूरा इंटेस्टाइन जो होता है उसमें पूरे में अंदर से म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस जिसको जो हमारे नोज़ से जो सीक्रेशन निकलता है ना, आप देखते हैं चिपचिपा सा वो निकलता है जिसको हम नाक बोलते हैं ना, कि तो उसी को म्यूकस होता है। म्यूकस एक चिपचिपा सा एक स्लाइमी फ्लूइड है। इसका काम क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर भी जो इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली जो वॉल होती है उसमें म्यूकस की लाइनिंग होती है, और इसका काम होता है फूड को ल्यूब्रिकेट करने का, ताकि आपका जो फूड होता है वो ईजिली अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ग्लाइड कर सके, अटके नहीं कहीं पे धीरे धीरे, और कोई रैशेस भी आपके इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में नहीं हो, तो इसको इंश्योर करता है म्यूकस, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूकस का क्या रोल है, तो म्यूकस का ये रोल है कि ये खाने को लुब्रिकेट करता है ताकि खाना आसानी से आगे की तरफ मूव करता चला जाए। फूड गोइंग द रॉन्ग वे। If by any chance the food you swallow gets into the windpipe, there is an immediate coughing to forcibly throw out the wrongly entered substance. कभी कभी हम जब खाना खाते हैं और हमको एकदम से खांसी आती है, फंदा लग जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो खाना है वो फूड पाइप यानी ईसोफेगस में जाने की जगह ट्रैकिया के अंदर एंटर हो गया है, क्योंकि या तो आप खाते खाते आपने बात करी है जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस खुल गया और खाना आपका मिसडायरेक्ट होकर ट्रैकिया के अंदर एंटर हो गया। अब भाई ट्रैकिया के अंदर अगर खाना एंटर हो जाएगा तो फिर तो वो लंग्स वाले सिस्टम में आ जाएगा, और लंग्स में तो डाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है। तो बॉडी का क्या करता है कि एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है कि अगर खाना गलती से ट्रैकिया में एंटर हो गया है तो एकदम से खांसी आती है, और खांसी जब आती है तो खाना ट्रैकिया से उचक के फिर से वो कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में आ जाता है, और सही रास्ते में वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कुछ ये इनबिल्ट मैकेनिज्म होते हैं कि ताकि चीज़ें जहाँ जानी चाहिए वहीं जाएं, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम में भी पूरा अच्छे से दिखाया है कि देखो ये यहाँ पे एयर बेसिस नोज़ का दिखा रहे हैं, ये माउथ का दिखा रहे हैं, सारे सलाइवरी ग्लैंड्स दिखाए हैं, ये ट्रैकिया के ऊपर जो आपका ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये दो ये अगल बगल आप देख रहे हो ना, ये दोनों ओपनिंग्स हैं, ठीक है। एक आपका ये है ओपनिंग और एक ये है, ठीक है। ये दो ओपनिंग्स है। तो आपका खाना जो आपका आपका जो एयर आ रही है वो इस तरीके से इस ओपनिंग से आएगी, ठीक है ना, और आपका जो फूड आ रहा है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, और जो हवा आ रही है यहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये इसकी ओपनिंग के यहाँ पर जब खाना हम जो खाते हैं तो ये ओपनिंग ऐसे क्लोज होती है एपिग्लॉटिस के द्वारा, ताकि आपका खाना फिर इस वाली ओपनिंग से जाए, आगे वाली ओपनिंग से ना जाए, ठीक है। ये तो दिखा रहे हैं ना ईसोफेगस, ये पीछे वाली ओपनिंग को ईसोफेगस दिखा रहे हैं, ये आगे वाली ओपनिंग को ट्रैकिया दिखा रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर ही ये ग्लॉटिस के ऊपर ही जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये बता रहे हैं एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स दिखा रहे हैं, ये टंग दिखा रहे हैं। तो खाना देखो, ये बक्कल कैविटी जो माउथ कैविटी होती है उसके बक्कल कैविटी कहते हैं। तो ये बक्कल कैविटी से खाना आता है। ये एरो जो दिखा रहे हैं ये एयर का एरो दिखा रहे हैं, यानी कि जो सांस आप ले रहे हैं नाक के द्वारा वो इस तरीके से आते हुए ये ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है, और ट्रैकिया के थ्रू ये लंग्स में पहुँचती है, क्योंकि लंग्स में तुम्हारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। लेकिन खाने के केस में क्या होता है, खाने के केस में देखो बी वाले उस डायग्राम में दिखाया रहा है, जब आपने खाना खाया तो देखो ये वाली जो ट्रैकिया वाली ओपनिंग थी वो क्लोज हो गई, और ये खाना आपका ये ईसोफेगस में आया, देख रहे हैं आप एरो ईसोफेगस में दिखा रहे हैं। ये खाना आपका मुंह, जब अपने मुंह बंद करके खाते हैं ना, बोलते नहीं, तो ये एपिग्लॉटिस इस ट्रैकिया की ओपनिंग को उतनी देर के लिए बंद कर देता है ताकि खाना आपका आसानी से फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में आए, राइट। ये जो वेव दिखा रहे हैं ये जो बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है ना, फिर डायलेट हो गई या सिकुड़ गया, फिर रिलैक्स हो गया, तो ये जो है ना वेव, ये ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। तो ये पूरा जो गट होता है इस तरीके से इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, और खाना आपका आगे की तरफ मूव होता रहता है। तो इस तरीके से इन्होंने तीनों डायग्राम से आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आपका फूड एंटर होता है, राइट। तो ये अभी हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। Esophagus is a tube which simply conducts the food from the throat to the stomach. जो esophagus यानी कि जो फूड पाइप है उसका ये वो एक ट्यूब जैसा है, इसका काम सिर्फ ये है कि जो थ्रोट है उससे खाना आपका स्टमक तक पहुंच जाए, ठीक है। इसका खाना है कि मुंह से जब खाना आया वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ जाए, बस यही रोल है ईसोफेगस। ये जो पोर्शन है ये ईसोफेगस है कि थ्रोट से खाना स्टमक में आ जाए। इट पासेस थ्रू द डायफ्राम
क्लोज टू द बैकबोन। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टमक के पहले यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक स्टार्ट होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। याद रखो, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि माउथ में तो था सलाइवरी अमाइलेज, लेकिन ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको याद रखना। दूसरा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी याद रखना है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईसोफेगस में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है वो 3-4 एंजाइम के नाम लिख देंगे और एक ऑप्शन दे देंगे कि नो एंजाइम। तो आपको नो एंजाइम में ही टिक करना है, क्योंकि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ईसोफेगस में सीक्रेट नहीं होता है। उसका काम, ईसोफेगस का काम सिर्फ इतना है कि उसको खाने को थ्रोट से स्टमक तक पहुंचाना है, सिर्फ कंडक्ट करना है उसे, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम आ जाते हैं स्टमक। द स्टमक इज एन इलास्टिक बैग लोकेटेड बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे जो होता है वो स्टमक होता है। ठीक है, डायफ्राम क्या है, चलो हम फिर से वो डायग्राम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आपको मैं स्टमक दिखाती हूँ। देखो, अभी हमने जो देखा है ना कि आपका ये इस तरीके से ये आ रहा है, तो ये आपका बकल कैविटी है और ये ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस का काम ये है थ्रोट से खाना आपका स्टमक के पास पहुंचाना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक कलर जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी, दो डायफ्राम का ऊपर वाला हिस्सा यानी जो छाती वाला हिस्सा होता है, चेस्ट पोर्शन होता है, उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और डायफ्राम के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं, राइट। जो स्टमक होता है वो डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, फिर आप ये देख रहे हो लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैनक्रियाज है। डायग्राम को और देखो, फिर ये आप देखो, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में से अटैच हो जाता है, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस डायग्राम को एकदम दिमाग में ध्यान से बैठा लो। वो स्टमक में यही बता रहे हैं कि स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। आप देख रहे हो, ये डायफ्राम है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। Now, stomach. The stomach is an elastic bag located below the diaphragm. In an adult, it can hold 2 to 3 liters of food. एक एडल्ट व्यक्ति में करीब 2 से 3 लीटर तक खाना आ जाता है। Its walls are highly muscular and churn the food thoroughly to mix with the gastric juice secreted by the inner lining. इस जब खाना आपका स्टमक में आता है तो स्टमक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, खाने को अच्छे से चर्न करता है और उसको गैस्ट्रिक जूस से मिला देता है। ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है, स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है उससे गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है और ये गैस्ट्रिक जूस अच्छे से खाने में मिल जाता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरस। जहाँ स्टमक तुम्हारा इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है उस ओपनिंग को हम पाइलोरस कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है जो पाइलन से आया है, जिसका मतलब है गेट, और पाइलोरस का मतलब है गेट कीपर। ठीक है, जब स्टमक आपका, जैसे ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन में खुल रहा है, इंटेस्टाइन में खुल रहा है, ये यहाँ से इंटेस्टाइन आपकी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये जो ओपनिंग होती है इसको हम पाइलोरस कहते हैं, राइट। नाउ द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरस। ये टर्म याद रखना, पूछ लेते हैं। इट हैज़ अ रिंग ऑफ मस्कुलर स्पिंस्टर टू कीप द ओपनिंग क्लोज लाइक अ वॉल्व टू प्रिवेंट पासिंग फ्रॉम द स्टमक अंटिल इट इज थॉरली चर्नड अप। जो ये ओपनिंग होती है इसमें एक सर्कुलर मसल होती है जो कि स्पिंस्टर कहलाती है। ये स्पिंस्टर क्या कहलाती है, जब तक खाना अच्छे से स्टमक में मिक्स हो रहा है गैस्ट्रिक जूस तक, तब तक तुम्हारा खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, राइट। क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये आपकी स्पिंस्टर मसल से क्लोज रहती है और खाना अच्छे से यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है। जब पूरे अच्छे से मिक्स हो जाता है तब ये तुम्हारी जो स्पिंस्टर मसल है ये खुल जाती हैं और खाना तुम्हारा इंटेस्टाइन में एंटर करता है। क्लियर, समझ में आया। तो जो इस ओपनिंग में जो मसल्स होती है वो स्पिंस्टर्स मसल कहलाती हैं। इट हैज़ अ रिंग ऑफ मसल्स स्पिंस्टर टू कीप द ओपनिंग क्लोज लाइक अ वॉल टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम द स्टमक अंटिल इट इज थॉरली चर्नड अप। इट ऑल्सो प्रिवेंट रीगर्गिटेशन फ्रॉम द ड्यूडेनम। ये भी याद रखो। और ये जब एक बार खाना तुम्हारा स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है तो दोबारा इंटेस्टाइन से वापस खाना स्टमक में ना आए। दोबारा जो अगर खाना वापस स्टमक से इंटेस्टाइन से स्टमक में आ रहा है तो उसको कहते हैं रीगर्गिटेशन। ठीक है, तो रीगर्गिटेशन नहीं आए इसलिए क्या होता है, एक बार खाना तुम्हारा स्टमक से ड्यूडेनम में आ गया तो दोबारा ये स्पिंस्टर मसल इस ओपनिंग को क्लोज कर देती हैं।
कभी कभी जब उल्टी होती है तो क्या होता है, आपका खाना उल्टा रास्ते में आता है और आपके मुंह से बाहर निकल जाता है ना। या आपने देखा होगा कि जो गाय होती है वो जुगाली करती है, जो जुगाली जो करना कहलाता है, यानी कि वो पहले जल्दी जल्दी खाना खा लेंगी, बाद में वो बैठ के अपना मुंह ऐसे यूं यूं मुंह वो चलाती रहती है, मुझे पता है ऐसा लगता है वो खाना चबा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, पेट से खाना निकाल के फिर मुंह में लाती है और फिर वो चबाते हैं, तो वो उनके उसमें ये सिस्टम है। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स में रीगर्गिटेशन नॉर्मली रीगर्गिटेशन नहीं होता है। एक बार खाना तुम्हारा स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर कर गया तो दोबारा इंटेस्टाइन से वो स्टमक में वापस नहीं आता है, ठीक है। यानी कि वो रीगर्गिटेशन को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो स्पिंस्टर मसल है वो पाइलोरस जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देती है, राइट। तो ताकि तुम्हारा खाना वन वे डायरेक्शन में मूव करे, ये नहीं कि तुम्हारा खाना बार बार दोनों तरफ जाए। जैसे हार्ट में आपने पढ़ा था ना कि वॉल्व होते हैं, वॉल्व क्या करते हैं, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो होती हैं, जो स्पिंस्टर मसल्स होती हैं, ये भी खाने का बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। एक बार खाना आगे की तरफ मूव हो गया तो वो उसको पीछे नहीं लाने देती हैं, ठीक है। अ सिमिलर स्पिंस्टर्स टर्म कार्डियक स्पिंस्टर इज प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द स्टमक टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू द ईसोफेगस। ठीक उसी तरीके से देखो, जैसे तुम्हारा जब ईसोफेगस से खाना स्टमक में आया था, राइट, ये स्टमक में आया था, फिर स्टमक से ये यहाँ आ रहा है, तो ये जो स्पिंस्टर मसल है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है और यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है। मतलब एक बार खाना तुम्हारा ईसोफेगस से स्टमक में आ गया तो दोबारा नहीं जाए वापस, क्योंकि ये स्पिंस्टर मसल क्लोज हो जाती है। उसी तरीके से एक बार खाना तुम्हारा स्टमक से इंटेस्टाइन में चला गया तो फिर दोबारा इंटेस्टाइन से स्टमक में नहीं आया, इसलिए यहाँ पे ये तो ये ओपनिंग को क्लोज कर देती है ताकि खाना तुम्हारा एक ही डायरेक्शन मूव हो, है, आगे पीछे नहीं होना है। तो फिर क्या होगा कि आपको उल्टी ऐसा एहसास होगा, ठीक है। तो ये स्पिंस्टर मसल्स बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करती हैं। It also prevents regurgitation from the duodenum. A similar sphincter termed cardiac sphincter is present at the front end of the stomach to prevent backflow of food into the esophagus. I hope ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब वॉमिटिंग होती है यानी कि उल्टी आती है तब क्या होता है? Sometimes when the stomach is overloaded or disturbed, vomiting occurs in which the cardiac sphincter opens and reverse wave of muscular contraction antiperistalsis is caused throwing the content out through the mouth. जब हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है या हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो आप देख रहे थे कि ईसोफेगस से जब स्टमक में आए तो भी आपकी एक ओपनिंग थी, राइट, और आपके यहाँ इंटेस्टाइन में जाने के लिए भी ओपनिंग थी। जब आपने खाना गड़बड़ खा लिया है या ओवर ईटिंग कर ली है तो यहाँ पर जो स्पिंस्टर मसल है वो ओपन हो जाती है तो खाना तुम्हारा दोबारा ईसोफेगस के द्वारा मुंह के से बाहर निकल जाता है ना। और इस वक्त जो होती है, जो तुम्हारी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है वो खाना तुम्हारा ऊपर की तरफ ढकेलती है, इसलिए उसको एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं और मुंह से आपका खाना बाहर आ जाता है, जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। समझ में आ गया? तो वॉमिटिंग में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो ओपनिंग पे जो मसल होती थी कार्डियक स्पिंस्टर, ये खुल जाती है और खाना आपका पेट से मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है, राइट। तो ये पूछ लेते कभी कभी, समटाइम्स व्हेन द स्टमक इज ओवरलोडेड और डिस्टर्ब्ड, वॉमिटिंग अकर्स इन विच द कार्डियक स्पिंस्टर्स ओपन्स एंड अ रिवर्स wave of muscular contraction antiperistalsis is caused throwing the contents out through the mouth. I hope इतना समझ में आ गया। अब हमने बताया था जो खाना जब स्टमक में आता है तो अच्छे से चर्न होता है और स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसमें से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है और वो खाने में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है और किस किस के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है वो गैस्ट्रिक जूस को बनाती है। इट इज कलरलेस हाईली एसिडिक लिक्विड कंटेनिंग वाटर, सम सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये कलरलेस लिक्विड है, ये भी हाईली एसिडिक है। आपने सलाइवा भी देखा था, वो स्लाइटली एसिडिक था, लेकिन गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक है। इसमें पानी होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है गैस्ट्रिक जूस में। साथ में इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। तो याद रखना किस जगह पर कौन सा एंजाइम मिलता है। सलाइवा में आपको टाइलिन मिला था या सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, जबकि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है। जो एसिड प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में वो क्या उस काय में मदद करता है। द एसिड सर्व्स टू फंक्शन। फर्स्ट, इट किल्स एनी जर्म्स विच मे हैव एंटर्ड अलॉन्ग विद द फूड। जो गैस्ट्रिक जूस में
HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो क्या करता है, अगर खाने में कोई भी जर्म्स एंटर हो गए हैं तो वो उन जर्म्स को नष्ट कर देता है। सेकेंड, इट एक्टिवेट्स पैप्सिन टू एक्ट ऑन प्रोटीन। सेकेंड, ये HCl क्या करता है, जो एंजाइम होता है पैप्सिन उसको एक्टिवेट कर देता है ताकि पैप्सिन प्रोटीन, खाने में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। इनफैक्ट द पैप्सिन इज फर्स्ट सीक्रेटेड एज पैप्सिनोजिन विच इज देन चेंज टू पैप्सिन इन बाय द एसिड। एक्चुअली क्या होता है कि पहले गैस्ट्रिक जूस पेप्सिनोजिन को सीक्रेट करता है, ठीक है ना, पहले गैस्ट्रिक जूस पेप्सिनोजिन को सीक्रेट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। अब जब पेप्सिनोजिन पे HCl का एक्शन होता है तो पेप्सिनोजिन काय में कन्वर्ट हो जाता है, पैप्सिन में। पैप्सिन एक्टिव स्टेज हो जाती है। पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पैप्सिन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये लिखा है पैप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स अबाउट 20% ओनली इनटू पेप्टाइड्स। करीब हमारे खाने का 20% जो प्रोटीन होता है वो पैप्सिन के द्वारा डाइजेस्ट होके पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपका है, आपका जो दिया है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इसको याद रखो कि जो पहले क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस पेप्सिनोजिन को सीक्रेट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। इसमें जब HCl का असर होता है तो ये पेप्सिनोजिन पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और पैप्सिन एक्टिव स्टेज हो जाती है। फिर प्रोटीन जितना भी हमारे खाने में जो भी हमने प्रोटीन खाया है उसका 20% पैप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे क्या होता है, द फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 hours एंड इट अटेन्स अ पल्प लाइक फॉर्म कॉल्ड द चाइम। मैंने बोला था ना कि मुंह में जो खाना है, मुंह में जो आधा चबा हुआ खाना है उसको बोलस कहते हैं, लेकिन पेट में जो आधा डाइजेस्टेड फूड है उसको चाइम कहते हैं। ये वर्ड टर्म याद रखना, कंफ्यूज होते हैं बोलस और चाइम में। नाउ द पाइलोरस ओपन्स इंटरमिटेंटली टू अलाउ द चाइम टू मूव टू द इंटेस्टाइन लिटिल बाय लिटिल। फिर क्या होता है, जब आधा खाना डाइजेस्ट हो जाता है आपका, फिर आपकी जो पाइलोरस की जो ओपनिंग थी वो ओपन हो जाती है और खाना आपका स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। इसके पहले हम ये भी देख लें, जो प्रोरेनिन प्रेजेंट रहता है इनएक्टिव स्टेज में, HCl उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है और खाने में जितना भी मिल्क प्रोटीन होता है जिसको हम केसिन कहते हैं, वो रेनिन उस केसिन को कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन में। ये भी एक पेप्टाइड है इनसॉल्युबल फॉर्म में, राइट। तो आपको ये याद रखना है, गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका पैप्सिन और दूसरा रेनिन, और पैप्सिन और रेनिन दोनों ही प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। पैप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, जबकि रेनिन मिल्क प्रोटीन जिसको केसिन कहते हैं उसको पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये दोनों पहले इनएक्टिव स्टेज में सीक्रेट होते हैं, पैप्सिनोजिन और प्रोरेनिन के रूप में। HCl के द्वारा ये एक्टिव स्टेट पैप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रेस चेक पूछा है, जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड इसमें प्रोग्रेस चेक आया है, ट्रू एंड फॉल्स। सलाइवा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड, ट्रू है ना। सलाइवा का काम ही है कि मॉइस्चर करना है, लुब्रिकेट करना है खाने को। सलाइवा कंटेन्स अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, गलत। सलाइवा में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सलाइवा टेंड्स टू डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द माउथ, यस ट्रू। हाँ, जो माउथ में जो जर्म्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है सलाइवा। पेरिस्टाल्सिस अकर्स थ्रू ऑल रीजन्स ऑफ द गट, यस, पूरे गट में आपको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलता है। द फूड इन स्टमक स्टेज फॉर अबाउट 10 hours, गलत। 2 से 3 घंटे होते हैं नहीं तो पूरे दिन भूख ही ना लगे फिर तो, है ना। हमको हर 3-4 घंटे में भूख लगती है, तो करीब 2 से 3 या 4 घंटे तक खाना रहता है, हमने पढ़ा था अभी ये। गैस्ट्रिक जूस इज एल्कलाइन, फॉल्स। गैस्ट्रिक जूस हाईली एसिडिक होता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस कंटेन पैप्सिनोजिन, यस, गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिनोजिन होता है, राइट, जो HCl के द्वारा पैप्सिन में कन्वर्ट होता है और पैप्सिन फिर खाने में मौजूद 20% प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये अभी हमने स्टमक भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब अबाउट 7 मीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, चलो डायग्राम में मैं दिखा दूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। पहले आप स्मॉल इंटेस्टाइन के आप पार्ट्स देख लो, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट है। पूरे इन तीनों पार्ट के मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन करीब तुम्हारी 7 मीटर लंबी होती है और करीब 2.5 मीटर चौड़ी होती है। इट इज़ क्वाइल्ड एंड फोल्डेड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में नहीं, क्वाइल्ड या फोल्डेड रूप में रहती है। आपने देखा है कि जो इंटेस्टाइन होती है ऐसे ऐसे फोल्डेड रूप में पड़ी रहती है, ठीक है। तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो इसका शुरुआती हिस्सा होता है वो ड्यूडेनम कहलाता है,
शॉर्ट अपर पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक, स्टमक के जस्ट बगल में जो हिस्सा होता है इंटेस्टाइन का उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम का मतलब होता है 12, दैट इज 12 फिंगर ब्रेथ इन लेंथ। एक्चुअली 12 उंगलियों तक, 12 उंगली की लंबाई जितनी होती है ना उतनी ही लंबाई ड्यूडेनम की होती है। इससे जो डियो जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है 12, है ना। तो ये ड्यूडेनम जो हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये 12 उंगलियों के बराबर इसकी लंबाई होती है, इसलिए ये नाम ड्यूडेनम आया। DO2 और डेनी10, द कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू दिस पार्ट। जो बाइल डक्ट है वो ड्यूडेनम में खुलती है ना। बाइल डक्ट क्या होती है, जो तुम्हारे एक तो पैनक्रियाज से और जो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जो आती है दोनों की दोनों ड्यूडेनम में खुलती हैं। ड्यूडेनम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट हिस्सा है वो जेजुनम कहलाता है। नेक्स्ट शॉर्ट रीजन ऑफ अबाउट 2 मीटर, करीब 2 मीटर लंबा होता है जेजुनम। जेजुनम मतलब होता है एम्प्टी, क्यों? बिकॉज इट इज़ नियरली ऑलवेज एम्प्टी आफ्टर डेथ एज फाउंड इन डिसेक्शंस और इन पोस्टमार्टम। एक्चुअली जब हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं ना तो अधिकतर जेजुनम वाला जो हिस्सा होता है वो एम्प्टी मिलता है, इसलिए ये नाम आया जेजुनम, क्योंकि जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि जो डेड बॉडी है इसने कितने पहले खाना खाया था, ठीक है ना। इसका तो अधिकतर जब पोस्टमार्टम होता है तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो आपको एम्प्टी खाली मिलता है। थर्ड जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम। ये करीब 4 मीटर लंबा होता है। इलियम मीन्स टू ट्विस्ट रोल, रेफरिंग टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट। एक्चुअली जो इलियम हिस्सा होता है ये काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इसी से इसका नाम इलियम आया है। तो चलो जल्दी से हम डायग्राम में देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो, स्टमक से ये पैलोरिक ओपनिंग थी, ये पैलोरिक ओपनिंग है, यहाँ पे स्पिंस्टर मसल्स होती है। तो खाना आपका स्टमक से किस में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो इतना सा हिस्सा दिखा रहे हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला पार्ट है जिसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं, ठीक है, ड्यूडेनम कह रहा है, ठीक है। फिर ये जो चीज़ है ये यहाँ, फिर ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट हिस्सा है ये वाला इतना सा जो हिस्सा है ये जेजुनम कहला रहा है, ठीक है। फिर जेजुनम के बाद फिर ये ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहा है ना इतना चाहिए, ये सारा ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, इलियम। तो ये 3 पार्ट है आपका, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो खाना आपका स्टमक के बाद किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। आगे का जो हिस्सा होता है ड्यूडेनम कहलाता है। फिर जो अधिकतर जो हिस्सा हमको एम्प्टी मिलता है तो उसको जेजुनम कहते हैं। फिर नेक्स्ट में ट्विस्ट एंड टर्न वाला हिस्सा शुरू होता है, उसको इलियम कहते हैं। इलियम आगे चल के आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ड्यूडेनम में आपकी कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है, यानी कि पैनक्रियाज से निकलती हुई डक्ट भी यहीं ओपन हो रही है, और गॉल ब्लैडर और लिवर से निकलती हुई डक्ट भी यहीं कॉमन हो रही है, कॉमन होकर यहाँ एंटर हो रही है ड्यूडेनम में, ठीक है। तो यही चीज़ हमने अभी पढ़ी थी, राइट। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये ड्यूडेनम, ये जेजुनम और ये इलियम, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, राइट। The inner lining of the ileum is produced into a great number of tiny finger-like projections called villi. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो उसको, ठीक है। क्या होता है, जो इलियम की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारे टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको विलाई कहते हैं। एक सिंगल को हम विलस कहते हैं। विलाई का क्या काम होता है, तो विलाई इनॉर्मसली इंक्रीजेज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन नियरली 8 times दैट ऑफ द आउटर बॉडी सरफेस विच फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आपके जो इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम हिस्सा है वहाँ पे आपका बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके से यूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम विलाई कहते हैं। विलाई क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। जब सरफेस एरिया बढ़ा देता है तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट भी होता है, साथ साथ में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब भी होता है। और कहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होता है, विलाई में। तो द विलाई इनॉर्मसली इंक्रीजेज द सरफेस। तो पूछा जाएगा कि विलाई कहाँ पाया जाता है, तो विलाई आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इलियम में, राइट। द विलाई इनॉर्मसली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन नियरली 8 times that of the outer body surface which facilitate the absorption of digested food. Between the villi are small holes through which the intestinal juices secreted by its glandular cell is poured into the lumen of the intestine. विलाई में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के द्वारा तुम्हारा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है जो आपके खाने में मिक्स हो जाता है, राइट। देखो यही लिखा है, बिटवीन द विलाई आर स्मॉल होल्स थ्रू विच द इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेटेड बाय इट्स ग्लैंडुलर सेल। विलाई में जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो विलाई में प्रेजेंट जो होल्स होते हैं उनके द्वारा ये इंटेस्टाइनल जूस आपके
इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आ जाता है। ईच विलस इज कवर्ड बाय सिंगल सेल थिक एपिथेलियम, हर विलस के ऊपर एक सिंगल सेल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। इनसाइड द विलस आर कंटेन एन आर्टरी, विलस के अंदर एक आर्टरी होती है, वेन होती है और इंटरकनेक्टेड ब्लड कैपिलरीज होती है और एक लिम्फ वेसल होता है लैक्टियल, ये याद रखो। चलो पहले डायग्राम देख लो उसका विलाय का। देखो ये डायग्राम है, तो आप देख रहे हो ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ये डायग्राम है विलाय का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। बाहर इपिथेलियम की एक सिंगल लेयर होती है, देखो सिंगल लेयर का इपिथेलियम होता है, ठीक है। अंदर आप देख रहे हो आर्टरीज होती है, रेड वाली आर्टरी दिखा रहे हैं, बगल में ही वेन होती है, ये ब्लू वाली ये इस साइड वेन दिखा रहे हैं, ये रेड आर्टरी दिखा रहे हैं, ये आपकी वेन दिखा रहे हैं और ये आर्टरी और वेन का जाल होता है जो कैपिलरी दिखा रहे हैं। और साथ में इसमें एक लिम्फ वेसल होती है, ये येलो कलर की दिखा रहे हैं, जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, ठीक है। जो विलाय होता है इसमें अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके द्वारा आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है वो खाने में मिल जाता है, ठीक है। जो तुम्हारा लिम्फ वेसल है वो लिम्फेटिक डक्ट से जुड़ जाता है और आपका जो विलाय से निकलती है जो वेन है वो हिपैटिक पोर्टल वेन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका विलाय का डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, लेबल द पार्ट्स करने पड़ते हैं, तो इनकी लेबलिंग आप अच्छे से ध्यान रखो। साइंस में आपने डायग्राम बहुत सुंदर ड्रॉ नहीं किया, वो चल जाता है, लेकिन साइंस के डायग्राम्स में लेबलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कोई भी डायग्राम आप जब तैयार करते हो तो पहले तो कोशिश करो उसको साफ बनाए, बहुत सुंदर नहीं भी बना है तो भी चल जाएगा, लेकिन साफ बना होना चाहिए, नीट डायग्राम होना चाहिए। साथ साथ में आपकी डायग्राम की लेबलिंग बहुत नीट होनी चाहिए, ठीक है। वो आप कोशिश करो कि आप सारे पार्ट्स को क्लियरली नीटली लेबल करें, उससे आपको डायग्राम में कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो हम इसको फिर से देखते हैं। ईच विलस इज कवर्ड बाय सिंगल सेल थिक एपिथेलियम, इनसाइड द विलस आर कंटेन एन आर्टरी, वेन, इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। तो ये लैक्टियल टर्म याद रखना, पूछा जाता है कि लैक्टियल कहाँ पाया जाता है, तो आप बोल दोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, डाइजेशन भी हो रहा होता है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होता है। इट रिसीव 2 डाइजेस्टिव जूसेस। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं, एक बाइल कहलाता है, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है। इन द ड्यूडेनम, ये दोनों जूसेस कहाँ आके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में यानी कि ड्यूडेनम में। एंड इट्स ओन वॉल सीक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस, और इसकी खुद की वॉल तीसरा जूस सीक्रेट करता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो एक तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के जूसेस खाने में मिलते हैं, एक बाइल होता है, एक पैनक्रियाटिक जूस होता है और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस होता है। ये तीनों के तीनों जूस फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अडेप्टेशंस ऑफ द इलियम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, किस तरीके से इलियम ने अपने आप को अडेप्ट किया है ताकि डाइजेस्टेड फूड साथ साथ में एब्जॉर्ब भी होता चले। देखो पहली बात तो जो इलियम है इट इज़ वेरी लॉन्ग, मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड, ये बहुत लंबी होती है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले। द लार्ज नंबर ऑफ विलाय फर्दर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अपने आप में इलियम जो हिस्सा होता है काफ़ी लंबा होता है, साथ साथ में उसमें बहुत सारे विलाय होते हैं जो कि इसके सरफेस एरिया को और बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तीसरा जो है इसमें एक सिंगल सेल एपिथेलियम होता है। चौथा इट इज़ नैरो फॉर स्लो मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग एब्जॉर्प्शन। चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है, जो इलियम होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत नैरो होता है, तो आपका खाना धीरे 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 यहाँ से मूव होता है, यानी काफ़ी टाइम तक खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के इस हिस्से में रहता है, इलियम के हिस्से में रहता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन को फंसा। अगर फटाफट कोई चीज़ निकल जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, तो भाई एब्जॉर्प्शन के लिए कम टाइम मिलेगा, लेकिन अगर धीरे 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 अगर चीज़ उससे पास होगी तो काफ़ी चीज़ उस पर एब्जॉर्ब होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, यानी कि वो नैरो होती है, तो खाना काफ़ी टाइम के लिए इस हिस्से में रहता है, जिससे साथ साथ में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब भी होते चला जाता है। अब मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 प्रकार के जूसेस मिक्स होते हैं, एक बाइल जूस, एक पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। क्या रोल है इसका डाइजेशन में वो देखते हैं। सबसे पहले बाइल पूछ लेते हैं, बाइल क्या होता है। This is yellowish green watery fluid produced in the liver which is transported through the hepatic duct। देखो कुछ टर्म याद रखो, जैसे hepatic वर्ड कभी भी आता है तो ये हमेशा लिवर से रिलेटेड होता है, रीनल वर्ड कभी भी आता है तो वो किडनी से रिलेटेड होता है, कार्डियक वर्ड कभी भी आता है तो वो हार्ट से रिलेटेड होता है,
पल्मोनरी शब्द कभी भी आ रहा है तो वो लंग्स से रिलेटेड होता है। तो ऐसे अगर हम उनके रूट वर्ड को याद रखते हैं ना तो हमको गेस करने में हेल्प मिलती है। जैसे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है, लेकिन आपको अगर ये रूट वर्ड का मीनिंग पता होता है ना तो आप उसको, आपका चांसेस है कि आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करोगे। तो ये कह रहे हैं कि जो, तो याद रखो, हिपैटिक फॉर लिवर, रीनल फॉर किडनी, कार्डियक फॉर हार्ट, पल्मोनरी फॉर लंग्स। ठीक है। बाइल, बाइल एक येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है और ये हिपैटिक डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। द हिपैटिक डक्ट इज ज्वाइंड बाय द सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। हिपैटिक डक्ट आगे चल के सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाती है और ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं जो कि ड्यूडेनम में जाके ज्वाइन हो जाते हैं। द बाइल में फ्लो डायरेक्टली इनटू द ड्यूडेनम और एज इट जनरली हैपन्स गेट्स टेम्परली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो तुम्हारा लिवर में बाइल बना है या तो वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में चला जाएगा और खाने मिक्स हो जाएगा, या कुछ देर के लिए वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और फिर आगे चल के खाने मिल जाएगा। द कलर ऑफ द बाइल इज ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट। बाइल का जो कलर है येलोइश ग्रीन, वो दो प्रकार के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से इसका कलर है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसी। डेड और वॉर्न आउट आरबीसीज का जब ब्रेकडाउन होता है तो दो प्रकार के पिगमेंट बनते हैं जिसको बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। ठीक है, ये पिगमेंट के नाम भी पूछे जाते हैं तो इनको याद रखो। It contains lot of sodium bicarbonate which neutralizes the acid content of the food received from the stomach and makes it alkaline to enable the pancreatic and intestinal enzymes to act। देखो ध्यान रखो, अभी तक सलाइवा भी एसिडिक था और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस भी हाईली एसिडिक था, लेकिन जैसे ही खाना आपका इंटेस्टाइन में आता है और उसमें बाइल जूस मिक्स होता है तो बाइल जूस इस एसिडिक खाने को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देती है ताकि आगे चल के पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस अच्छे से फंक्शन कर सकें, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शन करते हैं। इसलिए जो बाइल जूस होता है वो खाने में जब मिक्स होता है तो बाइल जूस के अंदर बहुत सारा सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है जो कि खाने को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है एसिड से। राइट, आपको याद रखना है जो बाइल जूस है वो येलोइश ग्रीन कलर का लिक्विड है। इसमें दो पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। ये दो पिगमेंट कब प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि जब डेड आरबीसीज यानी डेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी वजह से ये जो इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो इस तरह के दो पिगमेंट आते हैं। द कलर ऑफ द बाइल इज ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज। ठीक है, तो अब याद रखो यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम है। ये देखो डायग्राम दिया है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो ये हिपैटिक डक्ट दिखा रही है, ये कॉमन बाइल डक्ट दिखा रही है। तो कभी कभी तो बाइल जूस जो आया डायरेक्टली ड्यूडेनम में आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, कभी कभी थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। राइट, गॉल ब्लैडर से जो नली निकल रही है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। लिवर से जो नली निकल रही है उसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिल के कॉमन बाइल डक्ट बनाती है और ये कॉमन बाइल डक्ट आपका ड्यूडेनम में खुलती है। इसके अलावा पेनक्रियाज, ये येलो वाला दिखा रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जो डक्ट होती है वो भी ड्यूडेनम में खुलती है, उसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाज से रिलेटेड जूस लाती है और ये बाइल जूस लाती है। नाउ bile salts reduce the surface tension of fats and breaks them into tiny droplets called droplets emulsification for providing greater surface area for the action of enzyme। जैसे ही बाइल जूस तुम्हारा खाने में मिक्स होता है तो खाने में जो जितना भी फैट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे ही फैट आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एंजाइम्स को काफ़ी जगह मिल जाती है अपना एक्शन प्ले करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल रोल क्या है बाइल का? फैट को इमल्सिफाइड कर देगा, यानी टाइनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा। फिर बाइल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो एसिडिक
काइम को एल्कलाइन काइम में कन्वर्ट करता है, यानी कि यहाँ जो अभी तक खाना जो एसिडिक था अब वो एल्कलाइन हो जाता है बाइल जूस के मिलने से, क्योंकि बाइल जूस में बहुत सारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो आपको मिल रहा है वो है पैनक्रियास से निकलता हुआ पैनक्रियाटिक जूस। आप देख रहे हो ना, पैनक्रियास से डक्ट आ रही है और ये भी ड्यूडेनम में खुल रही है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है, पैनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है। दिस इज प्रोड्यूस इन अ वाइटिश ग्लैंड। पैनक्रियास एक वाइटिश ग्लैंड है, लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे होता है। द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम बाय एन अपर्चर कॉमन टू दैट ऑफ द बाइल डक्ट। जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो ड्यूडेनम में एक ओपनिंग के द्वारा खुलती है, जो कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट की कॉमन ओपनिंग होती है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन 3 काइंड्स ऑफ एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में अब 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं, एक है एमाइलोप्सिन, ट्राइप्सिन एंड स्टेप्सिन। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है आपका इस चैप्टर का, इसको ध्यान से समझो और इसी में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एमाइलोप्सिन, ट्राइप्सिन और स्टेप्सिन। एमाइलोप्सिन पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी कहलाता है। इट डाइजेस्ट लेफ्ट ओवर स्टार्च इनटू माल्टोज। जो स्टार्च आपका माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, जो लेफ्ट ओवर स्टार्च था, उसको एमाइलोप्सिन माल्टोज में कन्वर्ट करता है। याद है ना आपको कि माउथ में सलाइवा में तुम्हारा सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसको हम टाइलिन भी कहते हैं, वो आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब जो बचा खुचा स्टार्च मुंह में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस से जब मिक्स होता है तो अमाइलोप्सिन उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो ट्रिप्सिन होता है, एक्ट्स ऑन द रिमेनिंग प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड अमीनो एसिड। अब आपने देखा था कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जब खाना तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ये बचे हुए प्रोटीन को और पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन इज फर्स्ट सीक्रेटेड एज inactive trypsinogen which is converted to trypsin by an enzyme called enterokinase, also called enteropeptidase, secreted by the inner lining of the duodenum. Actually क्या होता है, ड्यूडेनम की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज का काम होता है जो तुम्हारा जो पैनक्रियाटिक जूस ने ट्रिप्सिनोजेन प्रोड्यूस किया है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। देखो फिर से सुनो, पैनक्रियाटिक जूस एक इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को सीक्रेट करता है। वही इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है वो एंटीरियोकाइनेज को सीक्रेट करता है। ये एंटीरियोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजेन पर एक्ट करता है और इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये एक्टिव ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या करता है, ये आगे चलकर आपके जो प्रोटीन्स हैं और जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ देता है, राइट। नेक्स्ट जो एंजाइम सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस से वो स्टेप्सिन होता है, विच एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट। जो फैट इमल्सिफाई हो गया है इसको स्प्लिट करके ये फैटी एसिड और ग्लीसरॉल में तोड़ देता है। तो ये याद रखना है आपको कि कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट करके क्या बनाता है, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो 5 पॉइंट दिए ना नटशेल में, ये अच्छे से ध्यान दो, ये याद रखो कि ये पूछेंगे। देखो क्या होगा कि तुम्हारा जो एंटीरोकाइनेज है वो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ट्रिप्सिन तुम्हारा एक्टिव स्टेज है, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में एक्ट करके इसको स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। साथ में जो अमाइलेज जो सीक्रेट हुआ है वो लेफ्ट ओवर स्टार्च को अमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा जो स्टेप्सिन है वो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लीसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रिवाइज हो गया। आगे इंटेस्टाइनल जूस जो है इसमें एरेप्सिन यानी कि इसको पेप्टिडेजेस भी कहते हैं, टू कन्वर्ट रिमेनिंग पार्टिकल्स इनटू अमीनो एसिड, माल्टेज to digest maltose into glucose, lactase to digest lactose into glucose and galactose, invertase or sucrase to split sucrose into glucose and fructose, and some traces of lipase to digest fats into the fatty acid and glycerol. तो एक्चुअली इंटेस्टाइनल जूस में एरिप्सिन या पेप्टिडेजेस भी होते हैं। ये जो एरिप्सिन या पेप्टिडेज होते हैं वो बाकी बचे हुए पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज जो एंजाइम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है।
लैक्टेज जो एंजाइम होता है वह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो सक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज थोड़ा बहुत फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें समराइज फॉर्म में दिखाया है कि जो एरिप्सिन या पेप्टिडेज है वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो एरो के पर लिखे ना बेटा ये एंजाइम्स है ना, जिसके पीछे एज 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 लगा रहता है वो एंजाइम होते हैं। तो पेप्टिडेज जो है वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कर देता है। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सक्रेज सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज लैक्टोज यानी कि जो मिल्क में शुगर पाई जाती है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज तुम्हारा इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है, ये सिंपलर सब्सटेंस है। अब जाके तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हुआ। अब इसके पहले जो भी चीज़ें थी ये कॉम्प्लेक्स था। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में इस तरीके से कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल, राइट ना। अब ये खाना डाइजेस्ट हो गया। अब साथ साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फूड आर मेनली अब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन इटसेल्फ। तो जो फाइनली तुम्हारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटेस्टाइन में पूरा जाल फैला हुआ है आर्टरीज का, वेन्स का और कैपिलरीज का और तुम्हारा लिम्फ वेसल का। The amino acid and simple sugars have relatively small size molecules which are absorbed through the thin epithelium of the villi and reach the blood capillaries to finally enter the blood circulation, first to reach the liver through the hepatic portal vein. जितना भी अमीनो एसिड और सिंपल शुगर बना है डाइजेशन के बाद उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इसलिए जो विलाई में एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है वहाँ से पास ऑन होकर ये कैपिलरीज के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। और सबसे पहले ये डाइजेस्टिव फूड काय में आता है हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी कि वो वेन जो कि लिवर से बाहर निकल रही होती है जिसका नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। अब जितना भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब करती है। आपने देखा था कि विलाई में एक लैक्टियल नाम की लिम्फ वेसल है, वो लिम्फ वेसल जितना भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और लिम्फेटिक सिस्टम में इसको पहुंचा देती है। लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा जाल हमारी बॉडी में फैला हुआ होता है, जो फाइनली जाके आपका लिम्फेटिक वेसल आपके कंटेंट को कहाँ पहुंचा देता है, ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि आपको पता है कि लिम्फेटिक वेसल भी अल्टीमेटली चीज़ें डालता तो कहाँ है, ब्लड सिस्टम में ही डालता है, ब्लड स्ट्रीम में ही डालता है, क्योंकि खाना तो ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा ही होता है, लिम्फ के द्वारा नहीं होता है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपकी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि आपका अमीनो एसिड्स और सिंपल शुगर। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पहले लिम्फ वेसल्स में आ जाती है, फिर लिम्फ वेसल के द्वारा ये फाइनली आपके ब्लड वेसल्स में कनेक्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं। द फूड passes very slowly through the intestine, taking about 4 hours to enter the last part, large intestine. खाना बहुत धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है, करीब 4 घंटे तक खाना आपका इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तब तक पूरा डाइजेशन हो जाता है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब फूड आपका ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो जाता है। अमीनो एसिड और सिंपल शुगर्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जबकि आपके जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो पहले लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करते हैं, फिर आगे चल के लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में वो आ जाते हैं। ठीक है, अब आपके इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ खाना है वो अनडाइजेस्टेड फूड है। अब इस खाने की ज़रूरत आपके शरीर को नहीं है, तो अब ये बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार है, तो इसलिए अब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करके कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। तो अब शुरू होता है काम लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जितने भी एंजाइम्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक थे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आपने देखे आपको सलाइवा में आपने एंजाइम देखा, फिर आपने गैस्ट्रिक जूस में देखा, फिर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने 3 प्रकार के जूसेस देखे और तीनों में आपने एंजाइम्स देखे। अब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आपका अनडाइजेस्टेड फूड आ गया है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग, करीब 1.5 मीटर लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज़ 3 पार्ट, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, याद रखना इनका नाम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। द सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड पाउच सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है वहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम सीकम कहते हैं, और ये सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। From its blind end projects a narrow worm-shaped tube called vermiform appendix and
When inflamed, it causes appendicitis, and today it is a functionless vestigial organ. सीकम से ही एक छोटा सा एक नैरो वर्म लाइक ट्यूब अटैच रहता है जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं. अब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि आप इस ऑर्गन की हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम साफ़ सुथरा खाना खाते हैं. पहले जब हम लोग ह्यूमन बींग्स थे, जब अर्ली मैन थे, जब साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते थे, साथ में कंकड़ भी खा लेते थे, तब ये इस अपेंडिक्स का रोल था. लेकिन चूंकि अब हम तो छना बिना हुआ खाना खाते हैं, तो अपेंडिक्स एक तरीके से अब वर्मी फॉर्म यानी कि इनएक्टिव स्टेज में आ गया है, फंक्शनलेस है, वेस्टिजियल ऑर्गन है. ठीक है, ये सीकम से अटैच रहता है. अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, अभी सुन लो नाम कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट हिस्सा होता है वो सीकम होता है. ये एक स्मॉल ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर है. इसी सीकम से अटैच रहता है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अब इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में. अगर इसलिए बहुत से लोगों को क्या होता है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत तेज पेट दर्द होता है, तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप अपना ये अपेंडिक्स कटवा के हटा दो, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में. तो अगर सर्जरी से अपेंडिक्स को रिमूव भी कर देते हैं तो हमारे शरीर में कोई असर नहीं, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है. राइट. नेक्स्ट जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कोलोन होता है. The colon is much broader than the ileum and is a little more than a meter long. इलियम के कंपैरिजन में जो कोलोन होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और करीब 1 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है. इट पासेस अप द एब्डोमेन ऑन द राइट असेंडिंग कॉलन. जो कोलोन के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर की तरफ जो चढ़ता है असेंडिंग, फिर जो क्रॉस करता है उसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं. द लेफ्ट क्रॉसेस टू द लेफ्ट जस्ट बिलो द स्टमक, और फिर नीचे की तरफ जो आता है वो डिसेंडिंग कोलोन होता है. अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी. फिर लास्ट जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्या होता है, रेक्टम. रेक्टम इज द लास्ट पार्ट अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग विच ओपन्स एट द एनस. इसकी जो ओपनिंग होती है इसको एनस के द्वारा पॉटी शरीर से बाहर हो जाती है. जब हम पॉटी करते हैं तो जिस ओपनिंग से पॉटी बाहर आती है उस ओपनिंग को एनस कहते हैं. तो रेक्टम के लास्ट पार्ट में जो ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं. द एनस हैज सर्कुलर मसल. एनस जो एनस जो ओपनिंग होती है वहाँ पे भी सर्कुलर मसल यानी कि स्पिंस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो इस ओपनिंग को क्लोज रखते हैं. जब स्टूल पास कर रहे होते हैं, जब पॉटी पास करनी होती है, तभी ये स्पिंस्टर्स खुलते हैं और पॉटी बाहर आती है बॉडी की. हर वक्त आप पॉटी नहीं करते रहते, ठीक है. आपको सेंसेशन होता है कि हाँ हमको पॉटी जाना है, फिर ये ओपनिंग खुलती है और तब जाके आपके जो स्टूल्स हैं वो पास होता है. स्टूल का मतलब ही पॉटी होती है. राइट. मैं पॉटी वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि बच्चों को ढंग से समझ में आए, वरना स्टूल इसका प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म है. ठीक है, या बोल्स जो आप कहते हो. द एनस हैज सर्कुलर मसल स्पिंस्टर टू कीप इट क्लोज एक्सेप्ट व्हेन पासिंग. ठीक है, इसको फर्दर पढ़ने के लिए पहले हम डायग्राम के थ्रू ये स्ट्रक्चर समझ लें पहले, फिर मैं आगे इसको पढ़ाती हूँ कि इनका फंक्शन क्या है. तो चलो देखते हैं डायग्राम इसका. अब देखो, अब इस डायग्राम में देख रहे हो, ये आपका तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपके जिस हिस्से में ये ब्लाइंड पाउच में जो जहाँ खुला, इसको कहते हैं सीकम. सीकम में आप ये देख रहे हैं हल्का सा एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है टेल लाइक, इसको अपेंडिक्स कहते हैं. ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको काट के अगर हटा दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये सीकम है. सीकम के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये कोलोन है. ये कोलोन शुरू हुआ. कोलोन 3 है. ऊपर की तरफ जो कोलोन चढ़ रहा है इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, जो इस तरीके से आड़ा है. ठीक है, जो लेफ्ट स्टमक की तरफ से जा रहा है इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जो कोलोन आ रहा है इसको हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं. कोलोन आगे चल के आपका इस हिस्से में जुड़े आता है, इसको रेक्टम कहते हैं, जो थर्ड पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का. और रेक्टम के लास्ट में जो ओपनिंग होती है इसको एनस कहते हैं. तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है. ठीक है, जो ओपनिंग है ये एनस कहलाता है और रेक्टम में ये ओपनिंग होती है वो. ठीक है, तो फिर से देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो जंक्शन में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको सीकम कहते हैं. ठीक है, सीकम में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, जो वेस्टिजियल ऑर्गन होती है. सीकम अटैच रहता है कोलोन से. कोलोन के 3 हिस्से हैं. पहले वाला असेंडिंग यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ट्रांसवर्स जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और नीचे की तरफ जो आ रहा होता है उसको डिसेंडिंग कोलोन हम कहते हैं. ठीक है, और ये कोलोन आगे चल के रेक्टम में खुलता है, जो तीसरा हिस्सा है. तो मेन हिस्से कौन से हैं इसके? फर्स्ट हिस्सा है सीकम, सेकेंड है कोलोन और तीसरा है रेक्टम. ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के. और लास्ट में ओपनिंग होती है एनस. यहाँ पे स्पिंस्टर मसल्स मौजूद होती हैं. जब आपको एहसास होता है कि आपको स्टूल पास करना है तब ये ओपनिंग खुलती है और बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है. ठीक. नाउ फंक्शन.
द लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट्स नो एंजाइम। ये अभी देखो, ईसोफेगस में भी कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका खाना आता है तो सिर्फ वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए आता है। तो क्या फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? इट एब्जॉर्ब्स मच वाटर बट वेरी लिटिल डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द कंटेंट्स विच मेनली कंसिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो पानी जो होता है ना, एक्सेस जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि बाकी के बाकी जो सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचे जो कि बॉडी से बाहर निकालना है। आफ्टर मच वाटर इज एब्जॉर्ब द कंटेंट्स बिकम सेमी सॉलिड कॉल्ड फीसेस। जब काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको फीसेस कहते हैं। जो पॉटी होती है ना, उसको बायोलॉजिकल टर्म फीसेस होता है। विच पासिस इनटू द रेक्टम। अब ये फीसेस जो होती है वो रेक्टम में पास होके समय समय पर ये बॉडी से बाहर निकलती रहती है। जब हमको एहसास होता है पॉटी जाना है, हम जाते हैं और ये फीकल मैटर बाहर निकल आता है। द एक्सपल्जन ऑफ द अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड डिफिकेशन। ये डेफिनेशन आ जाती है कि डिफिकेशन क्या होता है। डिफिकेशन वो जब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो जब बॉडी से बाहर निकलता है, उस एक्सपल्शन को हम डिफिकेशन कहते हैं। मतलब फीसिस को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम डिफिकेशन कहते हैं। द एक्सपल्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड डिफिकेशन। ठीक है ना। तो फीसिस आप समझ गए ना, जो पॉटी एक्चुअल में है, जिसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब हो चुका है और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तब वो फीसिस कहलाता है। राइट। द फीसेस आर नॉर्मली कंपोज ऑफ नेली, करीब फीसेस में भी 75% वाटर होता है और 25% सॉलिड मैटर होता है, जिसमें अगेन क्या क्या होता है? 30% तो डेड बैक्टीरिया होते हैं, 10 to 20% फैट होता है, 2 to 3% प्रोटीन होता है और 30% रफेज होता है। क्योंकि आपको पता है रफेज भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये हमारे खाने को अच्छे से हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल में अच्छे से मूव हो सके, इसलिए रफेज हेल्प करता है। तो रफेज पूरा बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो फीकल मैटर होता है उसमें 75% पानी होता है, 30% डेड बैक्टीरिया होता है, 10 से 20% फैट होता है, 2 से 3% प्रोटीन होता है, 30% रफेज होता है। जो पॉटी में बदबू आती है वो क्यों आती है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का एक्शन हो जाता है। द बैड ओडर ऑफ फीसेस इज ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन इन इट। Note, the composition of feces varies from the person to person as well as according to the काइंड ऑफ फूड कंज्यूम। आपने किस प्रकार का खाना खाया है उस प्रकार से ये परसेंटेज बदल जाता है। साथ साथ में पर्सन टू पर्सन भी ये कंपोजिशन डिफरेंट रहता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग प्रकार का खाना खाता है और हर कोई की जो बॉडी होती है वो अलग प्रकार से फंक्शन करती है, तो उस हिसाब से ये परसेंटेज में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखा जाए तो फीकस में क्या होता है? फीसिस में आपका 75% पानी होता है, 30% डेड बैक्टीरिया होते हैं, 10 से 20% फैट होता है, 2 से 3% प्रोटीन होता है और 30% रफेज होता है। ठीक है, तो ये फीकल मैटर का था। इसके बाद इन्होंने एक प्रोग्रेस चेक दिया है जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। मेंशन इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको समझ में आया है तो आप बताइए। इंटेस्टाइनल विलाई हैव अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर एक लिम्फ वेसल होती है जिसका नाम लैक्टियल है। ट्रू, हमने देखा था कि लिम्फ विलाई के अंदर लैक्टियल होती है। इंटेस्टाइन इज नैरो फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड। फॉल्स, इंटेस्टाइन नैरो होती है ताकि फूड का स्लो मूवमेंट हो। लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट्स नो एंजाइम। सही बात है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट, बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिड कंटेंट ऑफ द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टमक। सही है, जो बाइल न्यूट्रलाइज नहीं करती इसको, हाँ एसिड को न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन बना देती है, तो ये राइट। पैनक्रियाटिक जूस हैज एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। राइट, पैनक्रियाटिक जूस में अधिकतर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि देखो प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, फैट को भी कर रहे होते हैं, है ना, और ग्लूकोज को भी। एनएस इज सराउंडेड बाय सर्कुलर मसल। ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द एंजाइम विच डाइजेस्ट। अब ये आपको बताना है, आप बताना है। स्टार्च इन द माउथ, कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? अमाइलेज या टाइलिन। प्रोटीन इन ड्यूडेनम, या आप बताओ। फैट इन द इलियम, इसका नाम बताओ। सक्रोज इन द इलियम, ये आप देखो क्या है ना। और एंड प्रोडक्ट्स देखो, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अमीनो एसिड। स्टार्च का क्या क्या होता है? ग्लूकोज। फैट का क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और सक्रोज का क्या होता है?
ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स थे। तो अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये प्रोग्रेस चेक काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। उसके पहले ये चार्ट दिया है, ये चार्ट में पूरा समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा। इस चार्ट को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना तो आपको बार बार पूरी पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस चार्ट में बड़े अच्छे से मेंशन किया है कि माउथ में जो खाना आप चबाते हो ना, उस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो स्लाइवा को सीक्रेट करते हैं। स्लाइवा में टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, इससे सारे कॉलम खाली हैं। थर्ड, जब स्टमक में खाना आता है ईसोफेगस से होते हुए तो खाने को अच्छे से चर्न होता है और थोड़ी देर के लिए स्टोर भी रहता है, 3-4 घंटे के लिए। स्टमक में खाने में अच्छे से गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, मिक्स हो जाता है ना। खाने में गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो जाता है। ये दोनों जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की लाइनिंग सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी रेनिन, यानी कि एडल्ट ह्यूमन में तो ये खैर नहीं होता है, बच्चों में रेनिन पाया जाता है क्योंकि मिल्क दूध पीते हैं ना, तो वो मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसिनोजिन को कैसिन कर देते हैं। या इसलिए आपने देखा जब भी बच्चा दूध पीता है और एकदम से अगर वो उल्टी कर रहे हैं तो उसमें दूध ना निकल के दही जैसा निकलता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन होता है जो कि मिल्क प्रोटीन को कैसिनोजिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मिल्क को कर्डल यानी कि दही सब जमा देता है। राइट। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में बाइल जूस मिलता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। ये बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ये क्या करता है, ये फैट को इमल्सिफाई कर देता है, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। साथ साथ में फूड को एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बाइल जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है जो कि फूड को एसिडिक से एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब ड्यूडेनम में दूसरा यानी कि पैनक्रियाटिक जूस भी मिलता है जो कि पैनक्रियास सीक्रेट करता है। पैनक्रियास में 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले अमाइलोप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो स्ट्रेप्सिन है जिसको लाइपेज भी कहते हैं वो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लीसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेक्स्ट हिस्सा होता है इलियम, वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं विलाई के बीच बीच में, वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस में आपके ये सारे एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले जो एरिप्सिन होता है जिसको पेप्टिडेज भी कहते हैं, वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सक्रेज जिसको हम इन्वर्टेज भी कहते हैं, वो सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लीसरॉल में कन्वर्ट करता है। जितने भी डार्क कलर के लिखे हैं अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये आपका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, मतलब ये अल्टीमेट आपके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड के। कोलोन में जब आपका खाना आता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, कोलोन का काम क्या है, जितना भी एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है और कुछ डाइजेस्टेड फूड को भी एब्जॉर्ब करता है। रेक्टम में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। इसका काम होता है थोड़ी देर के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना और बाद में जब बॉडी में सेंसेशन आता है तब एनएस के द्वारा इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चार्ट को अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आराम से आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको बार बार पूरा चैप्टर रीड नहीं करना पड़ेगा। अब देखो हम चैप्टर के लास्ट हिस्से पहुंच गए हैं। हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब्ड हो चुका है। अब लास्ट फंक्शन में आ गया असिमिलेशन ऑफ फूड। असिमिलेशन ऑफ फूड का मतलब होता है एब्जॉर्ब फूड में से एनर्जी को रिलीज करना। असिमिलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू बॉडी मटेरियल। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछ ली जाती है एसिमिलेशन ऑफ फूड क्या होता है। तो एसिमिलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू बॉडी मटेरियल। जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी मटेरियल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। द फूड डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द गट आर ट्रांसपोर्टेड इन 2 ways, थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। आपने देखा था जो खाना डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 तरीके थे। एक तो हिपैटिक पोर्टल वेन में खाना आता है द्वारा और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम में आता है।
सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स आर कैरिड टू द लिवर बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन। जो सिंपल शुगर होते हैं, अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर वो हेपेटिक पोर्टल वेन में आ जाते हैं, ठीक ना, लिवर में आते हैं थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। द लिवर कन्वर्ट्स एक्सेस, अब लिवर क्या करता है, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है या अदर सिंपल ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और टेम्परेरी रूप में ये अपने अंदर इसको ग्लाइकोजन करता है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, जो जितना भी सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं वो लिवर में आ जाते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। अब लिवर इन सब एक्सेस ग्लूकोज में को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड सर्कुलेशन में ला देता है, ठीक है। द ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी टिश्यूज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। तो जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज़ कर देता है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो यही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में लिवर में टेम्परेरी रूप में स्टोर रहता है। द अमीनो एसिड सर्कुलेट इन द बॉडी एंड दे सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जो अमीनो एसिड होता है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और अमीनो एसिड की मदद से हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटीरियल यानी कि प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर, अमीनो एसिड को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। जितना भी एक्सेस अमीनो एसिड होता है वो दोबारा ब्रेक डाउन होता है लिवर में, जिस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं। भैया जितना प्रोटीन बनना था तो वो बन गया प्रोटीन, अब एक्सेस में जो अमीनो एसिड आपने खा लिया है ये दोबारा लिवर में जाएगा और लिवर में डीएमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाएगा, ये एक यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ध्यान दो, डीएमिनेशन भी पूछ लेते हैं, डीएमिनेशन क्या होता है। द अमीनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड, एनी एक्सेस अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन इन विच द नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन एंड द रिमेनिंग पार्ट फॉर्म्स ग्लूकोज विच कैन बी यूटिलाइज। देखो क्या होता है, अमीनो एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि प्रोटीन बनाता है, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो दोबारा वो स्टोर नहीं हो सकता। इसकी वजह से ये लिवर में ब्रेक डाउन होता है, जिस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन करते हैं। ये डीएमिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसको हटा देते हैं और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सक्रीशन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और बाकी का जो हिस्सा होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यूटिलाइज होता है एनर्जी रिलीज करने में, ठीक है। तो ये हर्ष होता है आपका अमीनो एसिड का। लास्ट जो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो गट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये इंटेस्टाइनल विलाई के द्वारा लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ये वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब बाय द गट आर ट्रांसपोर्टेड मेनली थ्रू द इंटेस्टाइनल विलाई एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो इंटेस्टाइनल विलाई और लिम्फेटिक सिस्टम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं आता है। द thoracic duct of the lymphatic system empties into large veins carrying blood to the heart। तो जो thoracic duct होती है lymphatic system की वो अपना सारा कंटेंट होती है वो लार्ज वेन में डाल देती है ब्लड के, ये हार्ट में चला जाता है। सम फैट आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स इन द बॉडी सेल्स। द एक्सेस क्वांटिटीज डिपॉजिट चीफली बिलो द स्किन एज सबक्यूटेनियस फैट और अराउंड सर्टन विसरल ऑर्गन इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो फैट होता है वो कुछ कंपाउंड्स को बनाने में और कुछ बॉडी सेल्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। जितना भी एक्सेस फैट होता है वो हमारी स्किन की नीचे वाली लेयर सबक्यूटेनियस लेयर में फैट के रूप में ये डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हो तो आपका एब्डोमिनल एरिया बढ़ जाता है, यानी कि आपके पेट में आपको जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे आपको फैटी लगता है, आपके थाइज, बटक्स और जो स्टमक का जो रीजन है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हुआ। लिवर, अब लिवर को भी बड़े अच्छे से ध्यान तैयार करो, ये भी पूछते हैं। द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेइंग अबाउट 1500 ग्राम ऑन एन एवरेज। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, करीब 1500 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखो लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो स्किन होता है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो लिवर होता है। एक रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है, लोकेटेड इन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। आपने डायग्राम देखा था, एक तरफ स्टमक होता है और दूसरी तरफ क्या होता है आपका लिवर होता है। अब ये कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। फंक्शंस ऑफ द लिवर अदर देन प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल तो प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा भी और भी फंक्शन है लिवर के, हालांकि अभी सिलेबस में नहीं है, जस्ट हम रीड कर लेते हैं इनको हल्की सी नॉलेज के लिए। क्या है,
control of blood sugar levels. It regulates blood sugar by retaining excess glucose received as products of carbohydrate digestion from the intestine and storing it as a glycogen and releases it again when needed. ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है क्योंकि जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन के रूप में अपने यहाँ टेम्परेरी स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज़ कर देता है. ठीक उसी तरीके से ये अमीनो एसिड लेवल भी कंट्रोल करता है. एक्सेस अमीनो एसिड आर ब्रोकन टू रिमूव द नाइट्रोजन पार्ट प्रोड्यूसिंग यूरिया एंड शुगर. यूरिया इज एलिमिनेटेड थ्रू एक्सक्रीशन एंड शुगर इज यूटिलाइज इन मेटाबॉलिज्म. जो एक्सेस अमीनो एसिड होता है उसको ये ब्रेक डाउन करके डीएमिनेशन प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन करता है. जो नाइट्रोजन पार्ट होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है और ये ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है. थर्ड, सिंथेसिस ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स. जो बच्चों में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो लिवर में ही बनते हैं. इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल इन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो लिवर में बनते हैं. इन एडल्ट आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो. जबकि एडल्ट में जो आरबीसीज होते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं. ठीक है, तो ये लिवर का फंक्शन था. और क्या है, इट प्रोड्यूस फिब्रोनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच आर यूज इन ब्लड क्लॉटिंग. इसके अलावा लिवर में फिब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बनता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ये हिपैरिन भी प्रोड्यूस करता है जो एंटीकोगुलेंट है, यानी कि जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो इसको इंश्योर करता है हिपैरिन. और हिपैरिन कहाँ बनता है, लिवर में. इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम बाय एक्टिंग एज ए टेम्परेरी स्टोर ऑफ एक्सेस वाटर. ब्लड की वॉल्यूम को ये कंट्रोल करता है, एक्सेस वाटर को टेम्परेरी स्टोर करता है ताकि हमारा खून जरूर से ज़्यादा पतला या जरूर से ज़्यादा गाढ़ा ना हो. इट डिस्ट्रॉयज डेड रेड ब्लड सेल्स. जितने भी डेड रेड आरबीसीज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है लिवर. स्टोरेज, इट स्टोर्स आयरन, कॉपर एंड सेवरल विटामिन ए एंड डी. ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, जैसे आयरन, कॉपर को और विटामिन ए एंड डी को. इट एक्सक्रीट्स टॉक्सिक एंड मेटालिक पॉइजन. जितने भी हमने टॉक्सिक और मेटालिक पॉइजन्स खाए हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है लिवर. तो आप देखो ना लिवर कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. इसलिए लिवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए. राइट. इट प्रोड्यूसेस हीट बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है क्योंकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है. डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंस इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल. जो भी आपके सब्सटेंसों को डिटॉक्सिफाई करता है जैसे कि ड्रग्स और अल्कोहल को. हालांकि ये फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दी हैं. The liver provides a dependable clue to the suspected cases of the poisoning through the food and thus it is an important organ in postmortem. लिवर से हमको पता चल जाता है कौन से टॉक्सिन बॉडी में प्रेजेंट है. इसलिए अगर कोई ऐसा सस्पिशियस केस आता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि सुसाइड है कि मर्डर है, कोई पॉइजन तो नहीं दिया गया है, तो हम लिवर का वो पोस्टमार्टम में एग्जामिनेशन ज़रूर करते हैं क्योंकि लिवर से क्लियर कट पता चल जाता है कि किसी प्रकार की पॉइजनिंग तो नहीं हुई है जिसके द्वारा इसकी मृत्यु हुई है. तो पोस्टमार्टम में लिवर को जरूर स्टडी किया जाता है. ठीक है, तो ये तो वो था सारा जितना भी डाइजेशन था, सारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे उसके बारे में आपको बता दिया है. अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं जो पूछ लेते हैं, तो वो भी हमको क्विकली करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं. सर्टेन एक्सपेरिमेंट ऑन डाइजेशन. पहला है द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च. स्लाइवा का क्या एक्शन होता है स्टार्च में, ये हम देखने वाले हैं. प्रिपेयर, मेरे ख्याल से 1 या 2 पेज बचे हैं तो इसको भी कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम उसको नहीं ले जाते हैं, तो थोड़ा सा आप और पेशेंस रखो और इसको समझो. द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च. प्रिपेयर अ सस्पेंशन ऑफ सम स्टार्च बाय हीटिंग 1 ग्राम ऑफ इट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर. 1 ग्राम स्टार्च को 100 मिलीलीटर वाटर में आप एक सस्पेंशन तैयार करो. क्या है, आप 100 ml पानी लो, एक बीकर में 100 ml वाटर लो, उसमें 1 ग्राम स्टार्च मिला दो और उसको अच्छे से इसको गर्म करो. पुट सम ऑफ दिस सस्पेंशन इन 2 टेस्ट ट्यूब. थोड़ा थोड़ा इस सस्पेंशन को 2 टेस्ट ट्यूब में डाल दो. टेस्ट अ सैंपल फ्रॉम वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब फॉर स्टार्च. एक टेस्ट ट्यूब में आप स्टार्च का टेस्ट करो आयोडीन सोल्यूशन के द्वारा और दूसरे सैंपल में आप शुगर का टेस्ट करो. एंड अनदर सैंपल फ्रॉम द अदर टेस्ट ट्यूब फॉर शुगर. एक में आप स्टार्च की टेस्टिंग करो बाय आयोडीन सोल्यूशन और दूसरे को में आप शुगर की टेस्टिंग करो. टेक अ लिटिल स्टार्च सस्पेंशन इन थर्ड टेस्ट ट्यूब. तीसरे टेस्ट ट्यूब में भी थोड़ा स्टार्च सस्पेंशन डालो एंड ऐड टू इट एन इक्वल अमाउंट ऑफ स्लाइवा. और उसमें उतने जितना आपने सस्पेंशन लिया है उतने ही स्लाइवा डालो.
जो कि आप कैसे ले सकते हो, आप मुंह में कुछ कुछ चू करो जिससे आपका सलाइवा सीक्रेट हो, और वो सलाइवा को आप उस टेस्ट ट्यूब में डाल दो ताकि आपका वो सलाइवा आ जाए। ठीक है, तो आपने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, तीनों में आपने वो सस्पेंशन डाला है। पहले में आप स्टार्च टेस्ट करने वाले हो, दूसरे में आप ग्लूकोज टेस्ट करने वाले हो, मतलब शुगर टेस्ट करने वाले हो, तीसरे में आप क्या करने वाले हो, सलाइवा आपने डाल दिया है। होल्ड दिस टेस्ट ट्यूब इन योर हैंड फॉर 15 मिनट्स टू कीप इट वार्म। अपने हाथ में तीसरी टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए रखो, 15 मिनट के लिए, ताकि ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए। और यू कैन पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, या उस बीकर में डाल दो उसका टेम्परेचर, जिसमें पानी है और उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। अब परफॉर्म शुगर एंड स्टार्च टेस्ट ऑन द सैंपल टेकन फ्रॉम इट। अब शुगर और स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करो। इट विल नो लॉन्गर गिव अ पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट बट विल शो प्रेजेंस ऑफ शुगर। तो थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में आपको स्टार्च टेस्ट तो नहीं दिखेगा, जबकि आपको शुगर टेस्ट दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में चूंकि सलाइवा प्रेजेंट था, तो सलाइवा ने जितना भी स्टार्च था उसको डाइजेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसमें स्टार्च का प्रेजेंस शो नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि सलाइवा में स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सलाइवा को जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जबकि शुगर की प्रेजेंस बरकरार रहती है। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट। अगर हम पेप्सिन को एग वाइट पर डालते हैं तो क्या होता है, ये देखते हैं। एग वाइट एक प्रकार का प्रोटीन है, आपको पता है ना, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इन्होंने बोला है स्टिर वाइट ऑफ एन एग इन अबाउट 500 ml ऑफ वाटर। आपने एग में 2 हिस्सा होता है ना, एक योक होता है, एक वाइट पार्ट होता है। वाइट पार्ट करीब 500 ml पानी में आप मिला लो, इस मिक्सचर को बॉईल करो और इसको ग्लास बोल से फिल्टर कर दो। जो फिल्ट्रेट मिला वो एक आपको क्लाउडी लिक्विड मिलेगा, एक सस्पेंशन के द्वारा मिलेगा। इसको 4 टेस्ट ट्यूब में ले लो, ABCD में करीब 3 ml ले लो तुम, 3 ml सस्पेंशन तुम चारों टेस्ट ट्यूब में ले लो। अब एक नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज फॉलो। अब 1% पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इस तरीके से डालो। टेस्ट ट्यूब A में सिर्फ पेप्सिन डालो, टेस्ट ट्यूब B में आप सिर्फ HCl डालो, टेस्ट ट्यूब C में आप पेप्सिन और HCl दोनों डालो, और टेस्ट ट्यूब D में आप एसिड डालो और बॉइल्ड पेप्सिन सोल्यूशन डालो। तो और सारे के सारे टेस्ट ट्यूब को आप करीब 35 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए रख दो। आप देखोगे कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब C में आपको क्लियर सोल्यूशन मिल रहा है। इससे क्या पता चला कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जब वो एसिडिक है, क्योंकि आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब C में पेप्सिन और HCl है, यानी कि जो मीडियम है वो एसिडिक है ना। तो इसमें पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट कर देगा और ये क्लियर लिक्विड आपको मिलेगा। ठीक है, पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन ओनली व्हेन इट इज एसिडिक। एसिड अलोन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रोटीन। लेकिन अकेला अगर एसिड प्रेजेंट है, जैसे कि आपका सेकंड केस में टेस्ट ट्यूब B में, तो आपका प्रोटीन में इसका कोई असर नहीं होगा। तो पेप्सिन प्लस एसिड प्रेजेंट होना चाहिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। बॉइल्ड पेप्सिन फेल्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अगर बॉइल्ड पेप्सिन लिया तो भी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड द एंजाइम पेप्सिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। आपने चौथे केस में अपने बॉइल्ड पेप्सिन लिया है, यानी कि पेप्सिन को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया हीट करके, जिसकी वजह से एसिड होने के बावजूद भी ये पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा और यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा टेस्ट ट्यूब D में। तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब C आपका प्रोटीन का डाइजेशन शो करेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी ऑन एन एंजाइम एक्शन। अगर एसिडिक है या एल्कलाइन है मीडियम, तो एंजाइम का रिएक्शन में क्या असर पड़ता है ये देख रहे हैं। इन द सेम एक्सपेरिमेंट एज अबव, टेक अ 5th टेस्ट ट्यूब E in which take the egg white suspension and add to it similar quantity of pepsin plus a few drop of mild sodium bicarbonate to make it alkaline। अभी आपने 4 टेस्ट ट्यूब लिए थे, अब एक 5वां टेस्ट ट्यूब भी लो और उसमें वो सस्पेंशन डालो। थोड़ी क्वांटिटी में आप पेप्सिन डालो और थोड़ी क्वांटिटी में आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। HCl की जगह आप इस मीडियम को एल्कलाइन बना दो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करके। अब इसको 35 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए रखो। आप देख रहे हो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्लाउडीनेस वैसे ही बरकरार है, यानी कि क्लियर लिक्विड में नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेप्सिन एल्कलाइन मीडियम में एक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है। मतलब जब आप पेप्सिन प्लस HCl लोगे तब आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अगर आपने पेप्सिन को एल्कलाइन मीडियम में लिया, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में लिया, तो आपका वो नहीं शो करेगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड आपका ये प्रोग्रेस चेक है, ये आप अपने आप से करिएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल वर्क ऑन फूड टेस्ट। फूड टेस्ट में प्रैक्टिकल वर्क है टेस्ट फॉर ग्लूकोज। शुगर को का टेस्ट करना है, तो a little glucose is added to a blue green chemical called Fehling solution in a test tube। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, Fehling solution याद रखना।
एक ग्लूकोज को ऐड किया हमने एक ब्लू ग्रीन केमिकल में, फेलिंग सोल्यूशन में आपने ऐड किया। अ लिटिल ग्लूकोज इज एडेड टू फेलिंग सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें फेलिंग सोल्यूशन डाला, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाला। टिल्ट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम यू एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम अंटिल बबल्स बिगिन टू अपीयर बट नॉट अलाइंग इट टू बॉयल। अब इसको हीट करो, अपने हाथ से दूर रख के थोड़ा हीट करो उसको, ताकि गर्म होने लगे, लेकिन बबल्स आए लेकिन बॉयल ना हो। द कलर वुड चेंज फ्रॉम ब्लू ग्रीन टू डीप रेड। आप देखोगे थोड़ी देर में जो ब्लू ग्रीन कलर था वो डीप ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो गया, और आपको एक छोटा सा प्रेसिपिटेट भी दिखेगा। स्मॉल पीस एप्पल या ग्रेप विल गिव द सेम रिजल्ट। उसी तरीके से एप्पल और ग्रेप का अगर आप छोटा सा टुकड़ा दे लोगे तो भी वो सेम रिजल्ट ही देगा। सिमिलर टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट शुगर इन यूरिन। इसी प्रकार से हमको अगर टेस्ट करना पड़ता है कि यूरिन में शुगर तो नहीं आ रही, डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनकी यूरिन में शुगर निकलती है, तो वो टेस्ट करने के लिए हम इसी तरीके से टेस्ट करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि शुगर तो प्रेजेंट नहीं है। सक्रोज या केन शुगर जो कहलाती है डज नॉट गिव द अबव टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ ग्लूकोज देता है, लेकिन जो सक्रोज होता है वो ये टेस्ट नहीं देता है। Until after it has been boiled with dilute hydrochloric acid and neutralized with sodium carbonate। सक्रोज से अगर आपको ये टेस्ट चाहिए तो आपको पहले सक्रोज को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बॉईल करना पड़ेगा, फिर इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, तब फिर सक्रोज आपका सेम टेस्ट देगा जैसे कि ग्लूकोज दे रहा है। टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट करने का क्या तरीका होता है? अ लिटिल स्टार्च पाउडर इज शेकन इन टेस्ट ट्यूब विद सम वाटर एंड देन बॉयल इट टू मेक अ सोल्यूशन। थोड़ा सा स्टार्च पाउडर को पानी में मिला के एक टेस्ट ट्यूब में शेक करते हैं और फिर उसको बॉयल करके एक सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। व्हेन द सोल्यूशन इज कोल्ड, जब सोल्यूशन ठंडा हो जाता है तो उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं। आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनता है? 1 ग्राम आयोडीन 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को आप 100 ml डिस्टिल वाटर मिलाते हो तो आपका आयोडीन सोल्यूशन मिल जाता है। अब आप इस स्टार्च सोल्यूशन में आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो द स्टार्च सोल्यूशन वो टर्न ब्लू ब्लैक। तो ये स्टार्च सोल्यूशन है आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, जो कि ये शो करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। तो जो पोटैटो या राइस है ये सब इसमें स्टार्च होता है। जब इस पोटैटो या राइस में आप आयोडीन सोल्यूशन डालते हो तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पोटैटो और राइस में स्टार्च प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव टेस्ट देता है। अगर आप प्रोटीन टेस्ट करना है तो क्या करोगे? प्लेस अ piece of hard boiled egg white in a test tube, add few drops of dilute nitric acid just to cover the food। आप एक हार्ड बॉइल्ड एग वाइट लो और उसको टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालो और उसको ढक के रख दो, ठीक है। एसिड को यूज़ करते हुए थोड़ा कॉशियस वो रहो, ध्यान रखो, क्योंकि एसिड अगर आपके हाथ में गिर जाएगा तो हाथ जल जाएगा। हीट द टेस्ट ट्यूब जेंटली, धीरे धीरे इसको हीट करो और जितना भी एसिड था उसको पानी से धो के हटा दो। अब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। आप देखोगे कलर चेंज हुआ, पहले तो वाइट से येलो में होगा और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद ये येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है एग वाइट में। उसी तरह के अगर फैट और ऑयल को टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ग्राउंडनट, वॉलनट, बटर के किसी भी एक टुकड़े को लेके प्लेन पेपर में हम रब करेंगे। जहाँ पे आपने रब किया है देखना वो बटर पेपर उस जगह पर ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, मतलब अगर आप रोशनी में देखोगे तो वो उतना हिस्सा ट्रांसलूसेंट दिखाएगा। इससे पता चल जाता है कि ये फैट है, ठीक है। आप उसी तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ वाटर को भी टेस्ट कर सकते हो और प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स भी कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको नहीं पढ़ा रही हूँ मैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो इस पर भी बेस्ड इन्होंने एक प्रोग्रेस चेक दिया है कि मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इफ द एंड रिजल्ट ऑफ द टेस्ट शोज। अगर कोई भी चीज़ आपकी वाइट टू येलो, येलो से ऑरेंज हो रही है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए तो उसमें क्या है? अभी हमने पढ़ा था ना कि वो प्रोटीन दिखा रहा है ना, ये पढ़ा ना हमने, ये येलो से ऑरेंज हो रही है, येलो टू ऑरेंज। ये टेस्ट किसका है? प्रोटीन का टेस्ट, राइट। प्रोटीन का टेस्ट दिखा रहा है ये, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो फर्स्ट में आ जाएगा टेस्ट फॉर प्रोटीन। टर्निंग ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिंग आयोडीन सोल्यूशन। तो पहले वाले में प्रोटीन टेस्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे प्रोटीन हो रहा है, पहले वाले में, है ना। नेक्स्ट वाले में आपका ब्लू ब्लैक हो रहा है तो स्टार्च हो रहा है, सेकंड में स्टार्च हो रहा है। थर्ड में ब्लू ग्रीन टू डीप रेड, ब्लू ग्रीन से डीप रेड में ग्लूकोज में हो रहा था, फेलिंग सोल्यूशन में, है ना। ऐश दैट डज नॉट बर्न आफ्टर कंटिन्यूइंग हीटिंग, जो ये आपका क्या, ये मिनरल्स का है जो अपने हम पढ़ानी है, ठीक है ना। एन ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड, देखो यहाँ पे लिखा है एन ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड दैट डज नॉट बर्न। तो ये मिनरल का टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लास्ट वाले मिनरल्स लिख दो। जो ये वाला लिवर, हमने ये वाला प्रोग्रेस चेक नहीं किया था, उसको भी देख लो। लिवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन,
Liver produces RBCs only in embryo. Urea is produced in dash by the deamination of extra amino acid. Urea is produced in liver by the deamination of extra amino acid, right? For testing this action of saliva on starch, the material has to kept at a temperature of about 32 डिग्री सेल्सियस ना, अभी हमने पढ़ा 32 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है, राइट? तो ये इसका आंसर है. तो आई होप ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा. ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छे से देख लो. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को देख लो. वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है. अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इन क्वेश्चन आंसर्स को लगा के देखो. इनमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच.